फाउंडर फादर जिसको हम कहते हैं, है ना, फाउंडिंग फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? सैमुअल हैनीमैन, है ना, सैमुअल हैनीमैन जर्मनी का था। उसने इस सिस्टम की, होम्योपैथी सिस्टम की बुनियाद रखी थी, सैमुअल हैनीमैन ऑफ जर्मनी। इनके बेसिक जो होते हैं ना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सब में, हर हर सिस्टम में वही अलग अलग है। और इनका जो पहला प्रिंसिपल है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर। अब देखिएगा, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, सिमिलर सिमिलर, इसका मतलब क्या? हमने यूनानी में अभी जो पढ़ा था, हमारे जो यूनानी सिस्टम में इलाज कैसे करते हैं, उसूल इलाज आपने मुरतब कर दिया, बना दिया, उसकी बुनियाद कैसे रखते हैं आप उसूल इलाज की? कोई भी मर्ज, मान लीजिए किसी को सुए मिजाज हार है, किसी को सुए मिजाज हार था, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? दवाएं कैसी लाएंगे? हार तो देंगे नहीं अब उसे, बारिद। बारी देंगे, यानी क्या? इलाज बिल जिद। इलाज बिजिद। हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट की कंसेप्ट है यूनानी में, इलाज बिल जिद है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है होम्योपैथी में, इलाज बिल मिसल। यहाँ जो काम करता है ना, इलाज बिल मिसल, इस तरीके से इनका, कि मतलब एक साथ जो डिजीज काज कर रही है, मान लीजिए अगर मिजाज की बात कर रहे हैं कि अगर सुए मिजाज बारिश तो ये और बारिश दवा ही देंगे पेशेंट को। इनका जो ये पहला प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि ऐसी दवा से इलाज किया जाए जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, अगर उस दवा को हम यूज कराएं तो वही साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे जिस साइन और सिम्टम को हम ट्रीट कर रहे हैं। मतलब कोई डिजीज पर्सन आया, उसको क्या था, उसको मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, तो इन जनरल हम क्या करते हैं, हम लोग मुलैयन देते हैं, हाँ, जो क्या करे, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दे, रिलीव करे, गट मोटिलिटी को बढ़ाए। ये क्या करेंगे? ये ऐसी दवा देंगे, अगर नॉर्मल इंसान को हम दे दें ना तो वो उसके में कॉन्स्टिपेशन काज कर देगी, लेकिन डिजीज में उसका, इनका सिस्टम अलग है। वो कहते हैं कि जो डिजीज है वही दवा दीजिए कि जो एक नॉर्मल पर्सन में वो डिजीज काज कर दे, उसी की क्वांटिटी। तो ये इलाज बिल मिसल, इनका यही जो पहला प्रिंसिपल था, ये सबसे अलग और सबसे हटके है। उसके बाद हमारे यहाँ और भी दूसरे प्रिंसिपल है। लाइक जो सेकंड प्रिंसिपल हमारा ये है कि सिंगल मेडिसिन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ भी है, और लगभग जितने भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये वाला प्रिंसिपल जो है, किसी का माइक आने प्लीज वो बंद कर लो। ठीक, जो ये है ना, सिंगल मेडिसिन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, सबके यहाँ यही है कि हमारे यहाँ अगर हम उसूल इलाज की बात करें तो वो अली सिन्हा ने यही कहा है कि एक बार में एक ही दवा का इस्तेमाल किया जाए, और कोशिश ये की जाए कि जो मिनिमम डोजेस, जो सबसे कम से कम मकदार खुराक से शुरुआत की जाए, और अगर उसके बाद भी फायदा नहीं हो, पहले मकदार खुराक बढ़ाई जाए, फिर उसी से रिलेटेड दूसरी दवाएं ऐड की जाए। ये बेसिक प्रिंसिपल है हर सिस्टम का। और यहाँ भी इनके जो दूसरे और तीसरे प्रिंसिपल है वो यही वही है, सेम है, सिर्फ पहला प्रिंसिपल इनका अलग था। इसमें यह है कि जिस डिजीज को आप काज कर रहे हैं, ऐसी दवा दी जाए जो एक नॉर्मल पर्सन में वही डिजीज काज कर दे, यानी जो ट्रीटमेंट है वो अगर किसी नॉर्मल पर्सन को हम दे रहे हैं तो वो डिजीज काज कर देगा। ये इनका पहला प्रिंसिपल था। इसी को कहते हैं ह्यूमन ड्रग पैथोजेनिसिटी स्टडी। ह्यूमन ड्रग पैथोजेनिसिटी स्टडी, कि दवा है, नॉर्मल इंसान में हमने दिया, उसने डिजीज काज कर दिया, लेकिन उसी दवा को हम उसी डिजीज पर्सन में देंगे तो वो उसको रिलीफ देगी। इनका इलाज बिल मिस वाला इनका फंडा था। तीन प्रिंसिपल इनके होते हैं होम्योपैथी सिस्टम। फाउंडर कौन है? सैमुअल हैनीमैन। हाँ, फाउंडिंग फादर ऑफ होम्योपैथी इज सैमुअल हैनीमैन। कहाँ का था ये? जर्मन था। कहाँ का था ये? जर्मन था, जर्मनी का था। दूसरी अब आइए इंडियन मेडिसिन पे, और हमारे यहाँ क्या है, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिया में जो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, वो क्या है? आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे जो चलता है, यहाँ पे जो चलता है, यहाँ त्रिदोषा चलता है। तीन ह्यूमर को ये लोग मानते हैं, थ्री ह्यूमर, आयुर्वेदा वाले, वाता पित्ता और कफ, ये तीन चीजें ये लोग मानते हैं। आयुर्वेदा की लिटरल मीनिंग क्या है? साइंस ऑफ लाइफ की मीनिंग क्या है? यानी जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। अब जो इनका जो मानना था, इसमें जो डिजीज होती है, इनका ये मानना है कि तीन दोषों से होती है। त्रिदोषा उसको इन्होंने कहा, त्रिदोषा थ्योरी वही डिजीज का बेसिस बनी थी।
किसी भी डिजीज को काज करने के लिए ये तीनों दोष में से किसी एक में दोष होना चाहिए, किसी एक में नुक्स होना चाहिए, खराबी होनी चाहिए। अब वो डिजीज अकर्स व्हेन देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन थ्री दोषाज या थ्री ह्यूमर। यहाँ तीन ह्यूमर थे। तीनों ह्यूमर कौन कौन से थे? वाता, पिता और कफा। ये तीन ह्यूमर थे। अब इनमें से अगर किसी में डिसइक्विलिब्रियम या किसी में कोई खराबी लाक हो रही है तो डिजीज काज हो जाएगी। इसी को त्रिदोषा थ्योरी कहा गया आयुर्वेदा के सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। वाता क्या है? विंड है, यानी हवा। पित्त गाल, एंड कफा जो है ये म्यूकस को कहते हैं। ठीक, ये त्रिदोषा थ्योरी थी किसकी? आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। अब इसके बाद आइए सिद्धा। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखिए सिद्धा जो होती है आमतौर से ऐसे इलाकों में ये सिस्टम चल रहा है जहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग मौजूद हैं। हमारे यहाँ अगर बात करें तो साउथ का जो एरिया है, तमिलनाडु पूरा, चेन्नई वाला इलाका, तमिलनाडु पूरा, या कर्नाटका वगैरह, वहां पे अभी सिद्धा चल रहा है। इसके अलावा श्रीलंका में सिद्धा सिस्टम चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तमिल स्पीकिंग बहुत ज्यादा है। ये उन्हीं जगहों पे है जहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग हैं। सिद्धा के माने क्या होता है? अचीवमेंट, अचीव करना, किसी चीज की प्राप्ति करना, दैट मीन्स अचीवमेंट। प्रैक्टिस कहाँ? जहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग हैं, खासतौर से इंडिया में तमिल स्पीकिंग पार्ट कहाँ? साउथ में, और दूसरी कंट्रीज में लाइक श्रीलंका है, वहाँ पे तमिल बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जगहों पे अभी सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रहा है। इनका क्या मानना है? इनका ये मानना है कि अगर आप किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम पेशेंट्स की जो सराउंडिंग्स है, उसकी उम्र, उसकी जिन्स, जिन्स का मतलब यहाँ पे हम लेंगे जेंडर से, उसका रेस, कहाँ का है वो, किस इलाके का रहने वाला है, और उसका फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? ओवरवेट है, ओबीज है, लीन एंड थिन है, हेल्दी है, जो भी है, इन सबको कंसिडरेशन में रखते हुए तब हम किसी का ट्रीटमेंट मोडेलिटी को डिसाइड करेंगे। ये सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मानना था। अब आइए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहाँ से शुरू हुई थी? यूनान से। यूनान क्या है? ग्रीस, है ना? ग्रीस से शुरू हुई थी। और फादर ऑफ मेडिसिन कह लीजिए या फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन दोनों सेम ही है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। उसने क्या किया? हिप्पोक्रेट्स पहला आदमी था जिसने क्या किया? तिब को जादू टोना और बुत प्रस्ती से निकाल के, बल्कि उसे एक अलग एंटिटी के तौर पे उसने पेश किया। उन तमाम तवहम प्रस्ती जो लोग कहते थे कि हाँ ये बीमारी हो रही है, फला नाराज है देवता साहब, ये वाली बीमारी हो रही है, दूसरे वाले देवता नाराज है, तो इससे अलग करके उसने कहा कि नहीं, देवी देवताओं से या जादूगरी टोना से नहीं हो रही है बीमारी, बल्कि हमारे जो जिस्म इंसानी है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें क्या हो रही है? खराबी लाक हो रही है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर से हो रही है, इंटरनल फैक्टर से हो रही है, वो अलग बात थी। तो ये पहला आदमी था हिप्पोक्रेट्स यानी बोकरात, जिसने तिब की बुनियाद डाली थी। और बुनियाद का कैसे बुनियाद उसने डाली थी? अखलात अरबा की बुनियाद, है ना? जो अखलात अरबा थे उन्हीं को तो बुनियाद मानकर उसने तिब की बुनियाद डाली थी। उसने कहा कि जिसम इंसानी में अगर कोई भी बीमारी पैदा हो रही तो वो इन्हीं चार अखलात में से किसी एक सिल्क की खराबी की वजह से पैदा हो रही है। ये बुकरात का मानना था ना। ग्रीस से ये शुरू हुआ था यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन ह्यूमोरल थ्योरी। अब ह्यूमोरल थ्योरी क्या थी आपकी भाई? अखलात अरबा वाली, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल क्या है? सौदा, येलो बाइल सफरा, फ्लेम क्या है? बलगम, और ये दम। अब इसके हिसाब से किसी में मान लीजिए ब्लैक बाइल का गलबा, यानी ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा है किसी में, किसी पेशेंट में, तो उसका कैरेक्टर क्या आएगा? सौदावी आएगा, उसको मेलनकोलिक कहते हैं। अगर येलो बाइल ज्यादा है तो कोलेरिक, और अगर फ्लेम ज्यादा, बलगम ज्यादा है तो फ्लेगमेटिक, और ब्लड की अगर यानी दमवी मिजाज का है तो उसको सैंग्विन कहते हैं। ये चार टर्म दिए गए यूनानी सिस्टम कि में। रोस्टेड में लेके आया। चलो खा लेंगे अब तो कुछ है। ठीक, तो ये क्लियर है ना? देखिए किसी को अगर कहीं कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो वो बीच से क्वेश्चन कर सकता है रोक के। तो यूनानी सिस्टम का फाउंडर कौन था? हिप्पोक्रेट्स था। ओरिजिन कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुई ये सिस्टम? ग्रीस से। ग्रीस क्या है? यूनान है। अब यहाँ से देखिए कुछ थ्योरीज भी आई। अलग अलग लोगों ने, जो प्रिमिटिव मेडिसिन था वहां से कुछ थ्योरीज आई।
पहली थ्योरी जो थी, जो पहली थ्योरी थी डिजीज के रिलेशन से, वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये किसने दी थी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसने दी थी? हिप्पोक्रेट। अरिस्टोटल। हाँ, अरस्तु का नाम सुना होगा आपने। ठीक, अरिस्टोटल ने दिया था। इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में इसने ये बताया था कि जो भी मर्द पैदा होता है वो क्या होता है, वो सीधे आंतों के जरिए से जो भी फासिद मवाद होता है या फासिद चीज है, वो डायरेक्ट आंतों से अब्जॉर्ब होके वो बदन में खराबी पैदा करके मर्द पैदा कर देती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं था, उसका जो भी कहना था कि डिजीज हो रही तो वो आंतों के जरिए हो रही। कुछ हद तक इनका कंसेप्ट थोड़ा बहुत सही था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी अरिस्टोटल ने दी। सेकेंड थियरी जो आई, जो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, वो थी जर्म थियरी ऑफ डिजीज। जर्म थियरी ऑफ डिजीज ये किसने दी? लुइस पास्चर ने। ठीक, लुइस पास्चर ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो डिजीज हो रही है ना, वो डायरेक्ट वन टू वन कंटैक्ट, बीच में कोई मीडियम नहीं है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, बल्कि क्या है, डिजीज एजेंट है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, डिजीज एजेंट है, डायरेक्ट एक्सपोज हुआ मैन से और इसने क्या कर दिया, डिजीज काज कर दी। इसको इन्होंने कहा कि वन टू वन एक्सपोजर हो रहा है, डायरेक्ट वन टू वन कंटैक्ट है, बीच में कोई मीडियम नहीं है। ये जर्म थियरी ऑफ डिजीज थी। इसके बाद इस थियरी को भी डिस्कार्ड किया गया। क्या किया गया? थियरी हो गई डिस्कार्डेड। अब जो आया वो आया मल्टी फैक्टोरियल काजेशन ऑफ डिजीज। और ये बहुत हद तक सही भी रही, क्योंकि अभी तक जो पाया गया, चलिए जो इन्फेक्शस एजेंट है वहां तक तो बात सही थी, ये इनकी लुइस पास्चर की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में। लेकिन क्या हर डिजीज पॉजिटिव एजेंट जो है उसका इन्फेक्शन ही होता है? नहीं होता है। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो ऑटो इम्यून है या जिनका कोई बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर उस डिजीज को काज करते हैं, और कुछ ऐसे भी जहाँ इन्फेक्शस एजेंट तो होते हैं उसके पॉजिटिव एजेंट में, लेकिन दूसरे सपोर्टिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो उस डिजीज को काज करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे में जो वन टू वन का इनका ये फार्मूला था लुइस पास्चर का, ये इन्फेक्शन डिजीज तक तो कुछ हद तक ठीक था, खासतौर से एक्यूट डिजीजेस तक। लेकिन जैसे ही क्रोनिसिटी की बात आई या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात आई, वहां पे इनकी ये थ्योरी फेल हो गई। तो ऐसे में फिर आई मल्टी फैक्टोरियल काजेशन ऑफ डिजीज। किसने दी थी? पैटर्न काफर ऑफ म्यूनिक। पैटर्न काफर ऑफ म्यूनिक। इन्होंने कहा कि एक डिजीज काज करने के लिए एक सिंगल एजेंट की जरूरत नहीं, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। लाइक अगर आप सिंगल से एग्जांपल ले लीजिए ट्यूबरक्लोसिस का, मैं कहता हूँ कि जिसने भी हॉस्पिटल में ड्यूटी की होगी या जो भी वार्ड गया होगा, उसका एक्सपोजर कभी ना कभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जरूर हुआ होगा। तो क्या हर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गई? नहीं हो गई। उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, लाइक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग है, माल नरिश चिल्ड्रन हो जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसके में ये अटैक ज्यादा करता है। अब किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पर्सन है, ओवर क्राउडिंग नहीं है वहां पे, तो क्या करेगा? वहां पे जरूरी नहीं है कि वो डिजीज काज करे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद जो उसका इम्यून सिस्टम है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न काफर ऑफ म्यूनिख, इन्होंने ये जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी इसको डिस्कार्ड कराया और नई थ्योरी लॉन्च की, मल्टी फैक्टोरियल काजेशन ऑफ डिजीज, जिनका मानना ये था कि एक डिजीज को काज होने में कई फैक्टर्स काम करते हैं। ये तो ये चीज हो गई। इसके बाद यहाँ यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ। चौथे साहब आए, उन्होंने दिया वेब ऑफ काजेशन। वेब ऑफ काजेशन किसने दिया था? मैकमहन एंड पग ने। अब इन्होंने कहा कि एक ही डिजीज, खास तौर से इनकी जो ये वेब ऑफ काजेशन था, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एकदम परफेक्टली ये बयान करता है।
इन्होंने कहा एक डिजीज काज करने के लिए सिंगल फैक्टर नहीं या उससे मिलते जुलते नहीं बल्कि एडवर्स टाइप के फैक्टर्स हैं, वो भी मिलके एक से सिंगल डिजीज काज करते हैं। लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया था, बुक में भी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। उन्होंने एक जगह दिया क्या, किस चीज का, ओबेसिटी का। ओबेसिटी से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी चीजें, ओबेसिटी से ये होता है, ओबेसिटी से डिसलिपिडीमिया होगी, ओबेसिटी से हाइपरटेंशन डेवलप होगा। क्यों ओबेसिटी क्यों हो रही है? जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है जिससे क्या होता है, ओबेसिटी डेवलप हो गई, वहां से डिसलिपिडीमिया हुआ। ओबेसिटी से क्या हुआ, डिसलिपिडीमिया हुआ। डिसलिपिडीमिया से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस से एंजाइना हो सकता है, एंजाइना से एमआई हो सकता है। यहाँ तक ये बात, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि जो सोशल फैक्टर होता है, खासतौर से लाइक स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर वही पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग से क्या हुआ, क्या निकला, कैटेकोलामाइंस का रिलीज होता है बहुत ज्यादा, और वो क्या है, वो एथ्रोजेनिक होते हैं, एथ्रोमा काज करता है, एथ्रोमेटस प्लेक अगर जाके इलाज कर गया तो फिर वही सेम कंडीशन वहां पे एमआई हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि अलग अलग टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो जब काज करेंगे तो ऐसे में जो तक मल्टीपल वो बनते, एक वेब बना लेते हैं, अलग अलग फैक्ट मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर एक वेब बना के एक सिंगल डिजीज काज करते हैं। तो उसको वेब ऑफ काजेशन मैकमोहन एंड पग ने दिया था ये थ्योरी। 4 थ्योरीज हैं ये, याद रखिएगा। अब आइए हिप्पोक्रेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिप्पोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन है, नो डाउट सबको पता होना चाहिए। हिप्पोक्रेट्स क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन है। इसके अलावा फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, डिजीज के बारे में अगर किसी ने कोई खाका बयान किया सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था, तो इनको फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी, कौन सी बुक लिखी थी, एयर वाटर एंड प्लेसेस, एयर वाटर एंड प्लेसेस इन्होंने बुक लिखी। इसके अलावा इन्होंने, ये पहले पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब क्लबिंग, जिन्होंने क्लबिंग का जिक्र किया था, इन्होंने क्लबिंग का जिक्र किया था हिप्पोक्रेट्स ही से। इनके बारे में इन शॉर्ट ये, बाकी तो तारीख तीन में आप लोग पढ़ते रहेंगे। फादर ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। कौन कौन सी किताबें लिखी इन्होंने, एयर वाटर एंड प्लेसेस। इसके अलावा मैंने बताया पहले, हिप्पोक्रेट जो पहला फिजिशियन था जिसने क्या किया, तो हम परस्ती, बुत परस्ती या दूसरे जो जादू टोना, इन सबको हटा के, इन सबको इसने किनारे कर दिया और ये कहा कि जो बीमारी होती है, जो बीमारी होती है वो जादू टोना या इससे नहीं होती, बल्कि अखलाक में कोई खराबी हो गई, जो बॉडी के ह्यूमर्स हैं चारों, उनमें अगर कोई खराबी पैदा हो रही तो उसकी वजह से डिजीज हो रही है। उन्होंने यही कहा था ना कि जो इलनेस है, इट वाज द रिजल्ट ऑफ एन इम्बैलेंस इन द बॉडी ऑफ द फोर ह्यूमर्स। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन था जिसने क्लबिंग को डिस्क्राइब किया था, तो ये क्लबिंग वाला पार्ट इसको नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब क्लबिंग इट वाज हिप्पोक्रेट्स। अब थोड़ा सा सुश्रुत के बारे में देख लीजिए। सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखी थी, एक बहुत बड़ी बुक है, इंडियन मेडिसिन में, आयुर्वेदा में आज भी मानी जाती है। नोट सुश्रुत संहिता, इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है। इसके अलावा इसको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी का खिताब दिया गया सुश्रुत। इट इज, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। कुछ मॉडर्न के लोगों के बारे में भी जाने जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया मेडिसिन में, उसमें एक नाम आता है जॉन स्नो का। इनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज द ग्रेटेस्ट डॉक्टर। और जॉन स्नो ही थे जिनको कहा जाता है कि ना, जो पहला एपिडेमियोलॉजिस्ट है, मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट, वो कौन है, वो जॉन स्नो है। और इसी ने कालरा के बारे में बताया था कि कालरा का जो है, कालरा के फैलने में सबसे बड़ा रोल क्या है, ड्रिंकिंग वाटर का है। इसका ड्रिंकिंग वाटर, वो भी कैसा, गंदा पानी पीने से। जॉन स्नो ये एक इंग्लिश एपिडेमियोलॉजिस्ट है जिसने कालरा के बारे में पढ़ा और ये बताया कि जो कालरा है वो कैसे फैलता है, बाई ड्रिंकिंग वाटर। कालरा के स्प्रेड में ड्रिंक पानी का सबसे बड़ा रोल है, वो बताया किसने, जॉन स्नो ने। बाद में इसमें कॉजेटिव एजेंट जो है, इसने तो 1854 में ही बता दिया था कि कालरा जो है गंदा पानी पीने से फैलता है। और जो विब्रियो कालरा है, विब्रियो कालरा, ये 1885 में जाके इसकी डिस्कवरी हुई थी। यानी कॉजेटिव एजेंट जो है वो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ और डिजीज के बारे में पहले ही बता दिया गया था। और ये इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच, ठीक।
विब्रियो कॉलरा 1885 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, रॉबर्ट फर्स्ट ने की थी। और उससे पहले ही जॉन स्नो ने ये बता दिया था कि जो कॉलरा फैलता है किससे फैलता है, बाय ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। इसको फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो को कहा जाता है। जॉन स्नो ने क्या किया था, इसके अलावा इन्होंने ना ईथर और क्लोरोफॉर्म सर्जिकल एनेस्थीसिया में इसकी कितनी डोज होनी चाहिए, उसके कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। इसलिए इसको ग्रेटेस्ट डॉक्टर भी कहा जाता है। जॉन स्नो स्टडीड एंड कैलकुलेटेड डोसेज फॉर यूज ऑफ ईथर एंड क्लोरोफॉर्म एज सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जरी में एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती थी। पहले क्लोरोफॉर्म ही स्टार्टिंग में यूज होता था, उसके बाद ईथर आया, फिर बाद में और दूसरी। तो इनकी डोज कितनी लगनी है उसके बारे में जो कैलकुलेशन था वो जॉन स्नो ने सबसे पहले किया था। अब कॉलरा के बारे में थोड़ा सा, कॉलरा को क्या कहा जाता है, फादर का दर्जा दिया गया, द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ। ठीक, ये है कॉलरा। अब इसके बारे में तो सबसे पहले यही है कि जॉन स्नो साहब ने इसको बताया कैसे ये फैलता है। कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर पीने से ये फैलता है। और इसने कैसे इसको लिंक बनाया, इसका लिंक इसने कैसे, बाय यूजिंग स्पॉट्स मैप। स्पॉट मैप क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कहीं का मैप है किसी एरिया का, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, जिस घर में इनको केस मिला, जिनको इनको शुबा होता था, वहां पे ये ऐसे मार्क कर देते थे इस अपने मैप पे। फिर अगला कोई केस मिला, वहां पे इन्होंने उस घर को मार्क कर दिया। और उसके बाद जब हर चीज की वाटर सप्लाई के बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो इनको ये लगा कि सबकी जो वाटर सप्लाई थी वो कॉमन थी। सबकी वाटर सप्लाई क्या थी, कॉमन थी। तो इन्हीं स्पॉटिंग की वजह से, स्पॉट मैप्स की वजह से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कॉलरा है इसका स्प्रेडिंग कैसे हो रही है, बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड पानी पीने से कॉलरा फैल रहा है। अब इसी में एक साहब और है, विलियम बर्ड साहब, इन्होंने भी एक बहुत काम की चीज दे दी। इन्होंने कहा जो टाइफाइड है वो भी पानी पीने से फैलता है। विलियम बर्ड ने कहा कि जो टाइफाइड है वो भी पानी पीने से, और जाहिर सी बात है बाद में फिर ये स्टेब्लिश किया गया कि टाइफाइड का जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो क्या, फीको ओरल रूट है। तो ये सही थे। इन्होंने कहा कि स्प्रेड ऑफ टाइफाइड वाज बाई ड्रिंकिंग वाटर। फिर आइए, रॉबर्ट कॉक साहब ने माइक्रोस्कोपी 1885 में विब्रियो कॉलरा को डिस्कवर किया था। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या है, कॉलरा है। हाँ, कॉलरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। अच्छा, येलो फीवर की बात कर लीजिए, ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर। येलो फीवर के ट्रांसमिशन को सबसे पहले किसने बताया था, वाल्टर रीड ने। येलो फीवर का ट्रांसमिशन होता कैसे है, वाल्टर रीड ने बताया था। ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर बाई वाल्टर रीड। अब इसके बाद एक साहब और है, उन्होंने क्या किया, प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी कर दी। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। 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 प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी किसने की थी, प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी किसने की थी, चार्ल्स अल्फांसो लेब्रान। ये फ्रेंच साइंटिस्ट, डॉक्टर था, फ्रेंच डॉक्टर था। 1880 में इसने प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी की थी, चार्ल्स अल्फांसे लेब्रान। इसने 1880 में प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी की थी। अच्छा, प्लाज्मोडियम की तो डिस्कवरी इन्होंने कर दी, सिर्फ डिस्कवर कर दिया, लेकिन दूसरे साहब आए, सर रोनाल्ड रॉस। इनका बहुत नाम है, इसको याद रखिएगा, सर रोनाल्ड रॉस। इन साहब को याद रखिएगा, सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने क्या, इन्होंने बताया कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसी प्लाज्मोडियम को डिस्कवरी तो किसने की, चार्ल्स अल्फांसो लेब्रान ने, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने इसकी पूरी लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब किया था। ठीक, सर रोनाल्ड रॉस ने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को पूरा बताया था, पूरा डिस्क्राइब किया था इन्होंने। फिर एक साहब और थे, उनका नाम भी थोड़ा सा लेना जरूरी है, जेम्स लिन।
इनका क्या योगदान था? इन्होंने ये बताया कि जो स्कर्वी है, जो डिजीज है, अगर इसमें सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए तो स्कर्वी से बचा जा सकता है। इन्होंने बेसिकली ये बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो सिट्रस फ्रूट्स है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी। बाद में ये पता चला कि वो विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी हो रही थी। इस वक्त इनको नहीं पता था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो रही है, लेकिन इन्होंने ये चीज जरूर बता दी कि अगर सिट्रस फ्रूट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्कर्वी से बचा जा सकता है। ठीक। रोल ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इन प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, ये जेम्स लिंड साहब ने ये बताया था। ठीक है। रोनाल्ड नासर, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी किसने की? चार्ल्स अल्फांसो लेब्रन ने 1880 में। येलो फीवर के ट्रांसमिशन को किसने बताया? वाल्टर रीड ने। विलियम बर्ड ने क्या बताया कि जो टाइफाइड है वो भी किससे फैलता है? बाई ड्रिंकिंग वाटर। और जॉन स्नो ने ये बताया ही था कि कंटामिनेटेड पानी पीने से कॉलरा फैलता है। और फिर उसी विब्रियो कॉलरा को 1885 में रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था एज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलरा। अब एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर के बारे में कुछ अगर किसी को पता हो तो थोड़ा बहुत बताए। इन भाई साहब का नाम क्यों याद रखा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। हाँ ठीक। टर्म वैक्सीन दिया था और फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन्होंने ही बनाया था। हाँ, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। पहली वैक्सीन जो थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट 1798 में, 1798 में इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। और जो टर्म वैक्सीनेशन है, टर्म वैक्सीनेशन वो एडवर्ड जेनर ने दिया था। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। और स्मॉल पॉक्स ऐसी पहली और आखिरी अभी तक की डिजीज है जो इराडिकेट हो गई पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से ये इराडिकेट हो चुकी है अब। स्मॉल पॉक्स कब इराडिकेट हुई थी? स्मॉल पॉक्स डब्ल्यूएचओ ने कब डिक्लेयर किया कि पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स इराडिकेट हो चुकी है? तो उसका जो इराडिकेशन हुआ था जो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 1980। 1980। चलिए ये तो याद होगी, बहुत अच्छी बात है कि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये इरेडिकेट हो चुकी है 8 मई 1980 में। और इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री कब हुआ था? इंडिया 1977। यस, इंडिया जो है 1977 में स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुका था। स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया था इंडिया, ये तो बेसिक। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर है। वैक्सीनेशन भी टर्म वैक्सीनेशन था वो इन्होंने ही कॉइन किया था, एडवर्ड जेनर ने। अब दूसरे साहब जो हैं लुइस पास्चर, अब इनका भी बड़ा नाम है। पास्चराइजेशन इन्होंने ही शुरू किया था, इन्होंने वैक्सीन भी बनाई। और टर्म वैक्सीन जो था, टर्म वैक्सीन वो लुइस पास्चर ने दिया था। इसके अलावा जर्म थियरी ऑफ डिजीज भी इन्होंने दी थी, लुइस पास्चर ने। ये द जर्म थियरी ऑफ डिजीज और टर्म वैक्सीन भी लुइस पास्चर ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने रेबीज और कॉलरा के लिए वैक्सीन भी डेवलप की थी। और स्टेरिलाइजेशन और पास्चराइजेशन की टेक्निक वो भी लुइस पास्चर साहब की देन थी, इन्होंने दिया था इस टेक्निक को। अब जो था हिस्ट्री में ही, हिस्ट्री का ही पार्ट है ये, मेडिसिन कितने टाइप्स की होती है, लाइक सोशल मेडिसिन, स्टेट मेडिसिन ना। तो ये 3 टाइप की होती है आमतौर से। स्टेट मेडिसिन एक होती है, दूसरी सोशलाइज्ड मेडिसिन, और इसी सोशलाइज्ड मेडिसिन का एक सब टाइप बना दिया जाता है सोशल मेडिसिन। सर आवाज सही नहीं आ रही। आज नहीं आ रही, स्लाइड नहीं शो हो रहा है जी। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, अदरवाइज सही। किसी को नहीं आ रही है?
स्क्रीन शो हो रही है स्क्रीन? नहीं सर, नहीं हो रहा है। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है, जबकि यहाँ तो मेरे यहाँ सही चल रहा है। एक मिनट रुकिए, देखते हैं। थोड़ा तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो। नहीं आ रही है सर। स्क्रीन भी नहीं जा रही है। ठीक। ठीक है, आवाज आ स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? तो किसी को अगर स्क्रीन दिख रही है, आवाज जा रही है, तो प्लीज वो कंफर्म कर दे। ये बताइए, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं अब?
ठीक, कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, अब यही थी टाइप्स ऑफ मेडिसिन में 2-3 चीजें थी। सर लुइस पास्चर ने कौन कौन सी वैक्सीन दी थी? उन्होंने एंथ्रेक्स की दी थी, उन्होंने कॉलरा की दी थी और रेबीज की दी थी। सर वो स्लाइड में आपने चिकन कॉलेरा क्या लिख रखा है? चिकन कॉलरा वो जो जैसे कहीं ना डक एम्ब्रियो से भी बन जाती है, तो कहाँ से वो उसको पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कहाँ से उसको ग्रो कराया गया था, इसलिए उसका नाम दे दिया गया चिकन कॉलरा। और सर फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी हिप्पोक्राट भी है और वो जॉन स्नो भी। माइक बंद करिए, मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट वो हिप्पोक्राट थे, हिपोक्रेट्स थे। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट ये हिपोक्रेट्स थे। एंड फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी या मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी ये जॉन स्नो है। अगर कोई ये पूछे कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, तो वो जॉन स्नो है। लेकिन पहला ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, वो हिप्पोक्राट है, हिपोक्रेट्स है। थोड़ा सा डिफरेंस था। मैंने बताया कि फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। एंड फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी वो जॉन स्नो है। ठीक, और ये जो चिकन कॉलरा है, ये जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, ये ईस्ट सेल से बनती है। ईस्ट सेल से इसको बनाया जाता है। तो कहाँ से ये बन रही है, किस जगह से, तो उसका नाम भी आगे मेंशन कर दिया जाता है वैक्सीन से। टाइप ऑफ मेडिसिन थी यहाँ पे जो थी, पहली स्टेट मेडिसिन। स्टेट यहाँ पे जो स्टेट लेंगे हम, अलग अलग, जैसे इंडिया के हर स्टेट को ना काउंट करके बल्कि एज ए होल पूरे नेशन को आप स्टेट काउंट कर सकते हैं। तो स्टेट मेडिसिन का मतलब ये है कि खासतौर से जो ये प्रोग्राम्स चलते हैं या CHC PHC है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या है, जो भी जांचें हैं या जो भी मेडिसिन है वो क्या मुफ्त में मिलती है, फ्री में मिलती है। इसको हम कहते हैं स्टेट मेडिसिन। प्रोविजन ऑफ फ्री मेडिकल सर्विसेज टू द पीपल एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट उठा रही है। और फायदा किसे हो रहा है, पब्लिक को। दैट इज कॉल्ड एज स्टेट मेडिसिन, यानी प्रोविजन ऑफ फ्री मेडिकल सर्विसेज टू द पीपल एट गवर्नमेंट एक्सपेंस। इसके बाद दूसरा जो है जस्ट इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, सोशलाइज्ड मेडिसिन। सोशलाइज्ड मेडिसिन में क्या होता है, मेडिकल सर्विसेज जो है वो स्टेट ही दे रहा है, जैसे कि स्टेट मेडिसिन में थी, यहाँ तक चीजें थी। लेकिन जो प्रोग्राम्स हैं इन मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, प्रोफेशनल ग्रुप्स कर रहे हैं। प्रोफेशनल ग्रुप का मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। वो जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट चला रही, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई प्रोग्राम चला रही है, वो पूरा कास्ट उसका जो भी खर्च है वो उठा रही है क्या, गवर्नमेंट। लेकिन उसको रेगुलेट करना, फार्मुलेट करना, उसको चलाना उस प्रोग्राम पे, वो जिम्मेदारी रहेगी किसी मेडिकल प्रोफेशनल वालों की। जो प्रोफेशनल ग्रुप वो उसको ऑपरेट करेंगे, बल्कि गवर्नमेंट उसको ऑपरेट नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ फंडिंग करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ फंडिंग करेंगी। पूरी ऑपरेट करने की जिम्मेदारी जो प्रोफेशनल ग्रुप होगी, मेडिकल ग्रुप के लोग जो होंगे वो इसको ऑपरेट करेंगे। इसको कहा जाता है सोशलाइज्ड मेडिसिन। अब सोशलाइज्ड मेडिसिन के फायदे क्या है, पहली चीज तो ये है कि जो ना जो कंपटीशन है बिटवीन प्रैक्टिशनर्स और क्लाइंट्स, प्रैक्टिशनर क्या करेगा, हाँ भाई तुम उसके यहाँ दिखा रहे हो उसकी फीस 50 रुपए, मेरे यहाँ आ जाओ 30 रुपए फीस है। ये वाला जो कंपटीशन होगा ये खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 रुपए या 2 रुपए का स्लिप बनती है, उसके बाद उनको जो अंदर से दवाएं अवेलेबल है वो लिखी जाती है। तो वहां पे डॉक्टर का कोई रोल इस तरीके का नहीं हुई। ये अलग बात है कि अंडर द टेबल हर जगह चलता है, लेकिन इन जनरल यही इसका जो मोटो था कि जो प्रैक्टिशनर्स और क्लाइंट्स हैं इनके बीच का जो कंपटीशन है उसको रोका जाए, कम किया जाए। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करे और फ्री ऑफ कास्ट पूरी अवेलेबल कराई जाए। दूसरी चीज ये थी जो इंश्योर सोशल इक्विटी दैट इज यूनिवर्सली ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल हेल्थ सर्विस का उसे उस हेल्थ प्रोग्राम के बारे में अच्छी नॉलेज रहेगी इन कंपेरिजन टू लेमैन, इन कंपैरिजन टू लेमैन। तो अगर उसे नॉलेज रहेगी तो वो लोगों को अवेयर भी उसी नॉलेज के थ्रू करेगा। तो जो लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उस प्रोग्राम से, वो फायदा उठाएंगे। ये गवर्नमेंट का मोटो था सोशलाइज्ड मेडिसिन के जरिए। उसके बाद इसी में एक टर्म आता है, इसी का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है,
सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन कुछ और नहीं बल्कि क्या है कि अगर हेल्थ है, हेल्थ पे कोई असर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी डिजीज से ही पड़ रहा है, बल्कि और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। अगर कोई इंसान सोसाइटी में रह रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी हेल्थ पे असरअंदाज हो सकते हैं। लाइक इकोनॉमिकल है, मान लीजिए उसके फ्लैट का खर्च ही बहुत ज्यादा है, रेंट पे रह रहा है, बहुत ज्यादा खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देनी है और उसकी सैलरी उतनी नहीं, तो वो क्या क्या है, वो जहनी तौर पे वो उसी में लगा रहेगा। तो हो सकता है कि हेल्दी लाइफ जो उसे लीड करनी चाहिए थी, जीनी चाहिए थी, वो नहीं जी पा रहा है। तो इन तमाम कंडीशंस को देखते हुए ये कहा जाता है कि हेल्थ पे जिन जिन कंडीशन से हेल्थ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, उन सब की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोशल मेडिसिन। इसको क्या कहा गया? सोशल मेडिसिन कहा गया। अब ये एक टर्म है आइसोलेशन और क्वारंटाइन। आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में इधर बीते 2-3 साल पहले आप लोगों ने खूब सुना होगा। क्वारंटाइन होना है, क्वारंटाइन होना है, किसी को 15 दिन के लिए, किसी को 14 दिन के लिए हो रहा था। इन जनरल आइसोलेशन और क्वारंटाइन में फर्क क्या होता है? आइसोलेशन में जो होता है ना, जो डिजीज पर्सन है उसको आइसोलेट किया, उसको सेपरेट कर दिया जाता है, किससे? हेल्दी इंडिविजुअल से। आइसोलेशन में जो डिजीज पर्सन है, जिसको डिजीज हो चुकी है, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं किसी डिजीज के, उसको बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता है, इसको कहा गया आइसोलेशन। और मान लीजिए जिसको बीमारी थी, उसके कांटेक्ट में कोई आ गया, उसने उसको खाना देने चला गया, पानी देने चला गया, या उसके साथ वो बैठ गया, वो हेल्दी पर्सन है, लेकिन क्या है कि वो किसी के कांटेक्ट में आ गया है, तो ये सुबह है कि हो सकता है इसको भी ये डिजीज हो जाए। तो जब उसको आप अलग करेंगे बाकी लोगों से, तो उसको कहा जाता है क्वारंटाइन। उसको क्या कहा जाता है? क्वारंटाइन कहा जाता है। वैसे क्वारंटाइन के जो लिटरल मीनिंग है, उसके मीनिंग है 40 डेज के। क्वारंटाइन के मीनिंग है 40 डेज के। और सबसे पहले क्वारंटाइन जो एप्लीकेबल हुआ था, अप्लाई किया गया था, वो प्लेग के लिए किया गया था। सबसे पहले क्वारंटाइन प्लेग के लिए किया गया था, और क्वारंटाइन के माने होते हैं 40 डेज के, यानी 40 दिनों तक आइसोलेट किया गया था इनको। इसके अलावा अगर ये कोई पूछे कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ क्वारंटाइन किस डिजीज का है, किस डिजीज में सबसे कम पीरियड लगता है क्वारंटाइन में? येलो फीवर में। येलो फीवर में कितना? 6 डेज। और यही इसका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड भी है, 2 to 6 डेज येलो फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो जो क्वारंटाइन करते हैं ना, किसी डिजीज का मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, वहीं तक उस पर्सन को दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है। अगर डिजीज डेवलप हो गई तो ठीक है, ट्रीट करेंगे, और अगर नहीं डेवलप हुई तो फिर से वो सोसाइटी में घूम सकता है, अपने फैमिली में रह सकता है सबके साथ। सबसे पहले ये प्लेग के लिए क्वारंटाइन किया गया था, और लोवेस्ट क्वारंटाइन पीरियड जो है 6 डेज का है, येलो फीवर के लिए है। आइसोलेशन क्या करते हैं? आइसोलेशन में हमने क्या बताया कि इज द सेपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द infected person from others in such places condition to prevent transmission to those susceptible। अब मान लीजिए किसी फैमिली में 8 लोग थे, उसमें से किसी एक को कोई डिजीज हो गई, इन्फेक्शन डिजीज थी, जो अंडर नेचुरल कंडीशंस बहुत तेजी के साथ फैल सकती थी अगर हेल्दी कंटेक्ट उससे आ रहे हैं तो ऐसे में क्या किया गया? उस इन्फेक्टेड पर्सन को आपने पूरे फैमिली से निकाल दिया, तो 9 लोग जो थे वो सेफ हो गए। यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन था, अब उसको आपने हटाया, उसको कहा जाएगा आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि उसको डिजीज के साइन और सिम्टम्स थे। कब तक के लिए आइसोलेट किया जाता है? तो फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। अब पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है? ये वो पीरियड होता है जिसके दौरान, ध्यान से सुनिएगा, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज दैट पीरियड या दैट टाइम इन विच ए पर्सन कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू अनदर पर्सन। कोई डिजीज पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, और वो जितने दिनों तक किसी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है अपनी डिजीज, उस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक? तो इस दौरान तक, इस पूरे पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, हर डिजीज की अलग अलग होती है, तो इस दौरान तक इनको क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है दूसरे लोगों से। किसके लिए ये एप्लीकेबल है? इट इज अप्लाइड टू पर्सन हु आर नोन टू बी इल विद ए कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीज क्या? इन्फेक्शन डिजीज, जो वाया कंटैक्ट फैल सके, तो ऐसी डिजीज के लिए ये एप्लीकेबल होता है आइसोलेशन। नेक्स्ट आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के माने होते हैं 40 डेज के, मीनिंग 40 डेज। इट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए अपेरेंटली हेल्दी पर्सन। अब यहाँ पे जो क्वारंटाइन होता है, ये हेल्दी पर्सन के लिए होता है, लेकिन इसमें शर्त क्या लगी? हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू ए केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी।
मान लीजिए किसी को कंटेजियस डिजीज थी, कोरोना ही था, और उसके साथ कोई आदमी था हेल्दी है, वो जाके उसके साथ बैठ गया, तो अब ये है कि हाँ, उस कंटेजियस डिजीज के कांटेक्ट में ये आया है क्योंकि वो उसके साथ बैठा था। तो इसको अब क्या किया जाएगा, दूसरे लोगों के साथ उठने बैठने से रोक दिया जाएगा, इसका खाना पानी कुछ दिनों के लिए अलग कर दिया जाए। कुछ दिनों का मतलब ये है कि उस डिजीज का, जो नॉन डिजीज है, उसका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, उतने ही दिनों तक के लिए उसकी जो एक्टिविटीज है डेली की, उसको लिमिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, लोगों से मिलना जुलना उसका बंद कर दिया जाएगा। ये होता है क्वारंटाइन। It applies to those who have been exposed to a contagious disease but who may or may not become ill। ऐसा नहीं है कि वो बीमार हो जाएंगे, नहीं, अगर आपने मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक देखा, अगर उनमें साइन एंड सिम्टम डेवलप हो गए तो ट्रीट करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल तो फिर आइए भाई, आप घूमिए फिरिए, कोई मसला नहीं है। ये होता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दोनों का, ये जो है ये आइसोलेशन है, ये क्वारंटाइन है। ठीक, आइसोलेशन में सेपरेट किसको करते हैं, केस को, जिसके अंदर डिजीज है, डिजीज के साइन और सिम्टम्स जिसके अंदर पाए जा रहे हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, आप हटा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं दूसरे लोगों से। क्वारंटाइन में हेल्दी कॉन्टैक्ट्स ऑफ केसेस, यहाँ पे हेल्दी कॉन्टैक्ट था, उसको अपेरेंटली कोई डिजीज नहीं थी, ना ही कोई साइन और सिम्टम्स थे किसी डिजीज के, लेकिन वो किसी कंटेजियस डिजीज के, कम्युनिकेबल डिजीज वाले पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ चुका था, इसलिए उसको हमने सेपरेट कर दिया बाकी दूसरे लोगों से। इसलिए किया आइसोलेशन में, तो इसी पर्सन को किया जाता है फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ, जिसको डिसीज हो चुकी है, उसको फर्दर प्रोग्रेस ना हो, इसलिए उसको आइसोलेट करके ट्रीट किया जाता है। और जो क्वारंटाइन होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर हेल्दी कांटेक्ट में तो ये आया, हेल्दी है लेकिन कांटेक्ट पर्सन हो चुका है इसका, तो हो सकता है अगर डिजीज इसके अंदर डेवलप हो गई तो बाकी लोगों के साथ ये जितने दिन रहा है इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान, ये उन लोगों को भी डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है अगर साइन और सिम्टम डेवलप होते हैं तो। तो इसलिए जो इसका जो मकसद होता है क्वारंटाइन का, कि जो उस आदमी के सराउंडिंग्स में और दूसरे लोग हैं, उनको एटलीस्ट सेफ रखा जाए। ये सेफ है तो और अच्छी बात है, बाकी इसके साथ के जितने लोग हैं, लाइक फैमिली है या दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, या क्लासरूम में ये जा रहा था, तो वहां से इसकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो दूसरे लोगों को हमने सेफ कर लिया, यानी डिजीज का जो ट्रांसमिशन हो सकता था, जो एक चेन बन सकती थी, उसको कट कर दिया गया। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अभी आगे देखेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी क्या होता है। तो आइसोलेशन में क्या केसेस हैं, डिजीज है, साइन और सिम्टम्स डेवलप हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा, जो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, उसका जो मोड ऑफ इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे केस है, इसको डिजीज हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात आप करिए तो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्वारंटाइन में क्या है, हेल्दी पर्सन, अभी जो पर्सन है वो क्या है, हेल्दी है, सिर्फ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको डिजीज हो सकती है क्योंकि ये फला आदमी के साथ बैठा था जिसको ये वाली कंटेजियस डिजीज थी। तो ऐसे में यहाँ जो होगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, दूसरे लोगों को उस डिजीज से। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन, ये मोड ऑफ इंटरवेंशन है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। ठीक, ये मोड ऑफ इंटरवेंशन है किसका, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। और ड्यूरेशन क्या होती है, कितने दिन तक आप आइसोलेट या किसी को क्वारंटाइन रख सकते हैं। ड्यूरेशन में कहा जाता है टिल रिकवरी या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। रिकवर हो गया तो ठीक है, वहां तक उसके बाद सही है। अगर रिकवर नहीं भी हो रहा तो एक वक्त ऐसा आता है ना कि जो डिजीज का जो इन्फेक्शस टाइम होता है, जिसको हम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहते हैं, अगर उस दौरान के बाद हो सकता है डिजीज कंटिन्यू रहे, लेकिन अब वो किसी दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता डिजीज। जैसे इसकी सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, अगर न्यूली डायग्नोज ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, अगर आपने उसको 21 डेज तक एटीटी कंटिन्यू चला दी, तो अब वो किसी के लिए रिस्क नहीं रहता। अब ऐसा नहीं, उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 महीने तक है, लेकिन 21 दिनों तक अगर उसने एटीटी ले ली तो फिर वो अब दूसरों को उस डिजीज नहीं काज करा सकता, वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ट्रांसमिट नहीं होगी अब दूसरों तक। ये एक वो होता है, तो यही होता है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। और क्वारंटाइन में क्या, कब तक, टिल मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, जिस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड जो मैक्सिमम रेंज होती है, जैसे हर डिजीज में देखें ना 10 से 14 दिन, 14 से 16 दिन, 18 से 21 दिन, ये क्या है, एक रेंज है। तो 21 दिन क्या है, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड हुआ इस डिजीज का। मान लीजिए किसी डिजीज का था, तो क्वारंटाइन में क्या करेंगे, उसको
21 डेज जो उसका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है, वहां तक के लिए हम उसको दूसरे लोगों से सेपरेट कर देते हैं। ठीक। अब इसके बाद एक टर्म आता है आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज, सबने पढ़ा होगा अभी तक। इसमें बेसिकली क्या ये माना जाता है, किसी कम्युनिटी में जो डिजीज का पैटर्न है वो समंदर में जो आइसबर्ग होता है ना, उसी की तरह का होता है। उससे उसको रिलेट किया गया। कैसे रिलेट किया गया? आप आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन दिखाई देता है। और इन जनरल अगर हम बात करें आज प्रेजेंट सिनेरियो में, तो हर दूसरा आदमी क्या है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई डिजीज जरूर है। जरूरत किस चीज की? स्क्रीनिंग की। अगर आप स्क्रीन कर ले, 90% हाइपरटेंशन के केसेस जो है वो वाया स्क्रीनिंग एक्सीडेंटली डिस्कवर होते हैं। पेशेंट लेके घूम रहा होता है, उसे पता भी नहीं चलता। कभी उसे हेडेक होता है तो वो सर दर्द की गोली खा लेता है, कभी उसको माइल्जिया होती है तो वो क्या करता है, एनाल्जेसिक कोई ले लेता है, लेकिन उसे नहीं पता होता। और जाहिर सी बात है, हर घर में स्टिग्मोमैनोमीटर तो है नहीं कि आप वो ब्लड प्रेशर अपना चेक करता रहेगा। एक्सीडेंटली किसी और मर्ज के लिए वो ओपीडी में आते हैं, वहां पे हमने आपने उनका ब्लड प्रेशर लिया, पता चला कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेस है। तो क्या हुआ, वो इन अपेरेंट केस था, वो हमें पता नहीं चला था। बस जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है, जो आइसबर्ग की टिप होती है, वही जो है वो क्लिनिकल केसेस होते हैं विद साइन एंड सिम्टम्स, यानी क्लिनिकली डायग्नोस्ड केसेस जो होते हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं जिनको ट्रीटमेंट चल रहा होता है। बाकी मोर देन 80% 90% केसेस जो होते हैं इन अपेरेंट होते हैं, जिनको हम अनडायग्नोस्ड कह सकते हैं या सब क्लिनिकल केसेस कह सकते हैं, जिनकी डायग्नोसिस होना अभी बाकी है, जिनका ट्रीटमेंट होना बाकी, उन्हें खुद नहीं पता होता। तो जो क्लिनिशियन होता है, अब उसका रोल क्या होगा सोसाइटी में? जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो नोन केसेस है उनको ट्रीट करना, डायग्नोसिस करना और ट्रीट करना उनकी। क्यों? क्योंकि वो अपेरेंट है, उनको साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो क्लिनिशियन अगर कोई पूछे कि क्लिनिशियन आइसबर्ग में किस चीज से रिलेट करता है, तो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो पानी की सतह से ऊपर का पार्ट आइसबर्ग का, वो क्लिनिशियन या फिजिशियन उससे रिलेट करता है, उसका काम उससे है। और जो हिडन पोर्शन है, जो सबमर्ज पोर्शन है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ पूरा पार्ट है आइसबर्ग का, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एपिडेमियोलॉजिस्ट की, जिनका काम है क्या? स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज, डिजीज को स्क्रीन करना। यहां से देखिए, मान लीजिए ये पूरा क्या है, ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग में ये पानी का अपर लेवल है, इसके नीचे पूरा क्या है? वाटर है, ये वाटर है। जो ये ऊपर वाले केसेस हैं ये सिम्टोमेटिक है। ये क्या है? ये सिम्टोमेटिक है। तो यही जो सिम्टोमेटिक है, यही तो क्लिनिशियन के पास जाएगा, फिजिशियन के पास। आप, मुझे खांसी हो रही है, सर्दी है, नजला है, जुकाम है, बुखार है या कोई और डिजीज है, तो जो सिम्टोमेटिक है फिजिशियन के पास यही जाएगा। और फिजिशियन क्या करेगा? इसकी कंप्लेन सुनेगा, डायग्नोसिस बनाएगा, ट्रीट करेगा। तो फिजिशियन का काम क्या हुआ? डायग्नोसिस का। फिजिशियन का काम क्या हुआ? डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट करने का। अब जो ये नीचे के जितने प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं, इन अपेरेंट केसेस भी इनको कहते हैं, जो फिजिशियन नहीं देख पाता। क्यों? जाहिर सी बात है, फिजिशियन अपना झोला उठा के सबके घर घर नहीं घूमता कि देखो किसको डिजीज है किसको नहीं। उसका क्लिनिक है, उसका हॉस्पिटल है, वहां पे जो जाएगा उसी को उसको ट्रीट करना है। तो जो बाकी लोग हैं उनके लिए जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ बाकायदा एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी मतलब ये होता है कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड स्टडी की जाए, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये चलती रहती है। तो जो प्री सिम्टोमेटिक है, इन अपेरेंट केसेस हैं, अनडायग्नोस्ड केसेस है, अब इनके लिए क्या होता है, कभी कभी ये क्या होता है, एक्सीडेंटली डिस्कवर हो जाते हैं या फिर बाकायदा स्क्रीनिंग की जाती है। जैसे आपने स्क्रीनिंग में सुना होगा कि खासतौर से फीमेल्स के लिए पैप स्मीयर एक रूटीन में स्क्रीनिंग टेस्ट बन चुका है वो। इसके अलावा फीमेल्स में ही और दूसरे लोग, खासतौर से ऐसी जगहों पे जहाँ पे एपिडेमिक्स हैं, क्या किसके, एचआईवी के केसेस के, तो उनके लिए आप आउट टेस्टिंग दी जाती है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, एलाइजा रैपिड और सिंपल टेस्ट, आप चाहें तो इसको भी अपने ऊपर करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं कि आया आपको एचआईवी का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग ये अनडायग्नोज्ड केसेस के लिए हो रही है। स्क्रीनिंग जो है अनडायग्नोज्ड केसेस के लिए। अब स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग से रिलेट कौन करेगा? एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये देखिए, ये अक्सर जो, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन कभी भी बना तो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बनेगा, आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन बना इन जनरल, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैसे बनेगा? एज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में यही होगा
कि physicians are related to vast submerged portion of the iceberg, statement 1, and role of epidemiologist is to make the diagnosis of the apparent cases। दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो क्लिनिशियन या फिजिशियन है वो क्या देख रहा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहा है, और जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है उसका काम क्या है, जो हिडन पोर्शन है आइसबर्ग का, जो नीचे का पूरा पार्ट है उसको खंगालना, उसको देखना एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है। और उसके लिए उसे क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है टू रूल आउट द डिजीज। कुछ डिजीजेज ऐसी भी हैं जो आइसबर्ग फिनोमेना नहीं दिखाती हैं, लाइक रेबीज है, इनमें सब क्लिनिकल केस होते ही नहीं है। रेबीज में, टेटनस में, मीजल्स में, रूबेला में, इवन मम्स, इनमें सब क्लिनिकल केसेस नहीं होते हैं, इन अपेरेंट केसेस नहीं होते हैं, सब क्या होते हैं, सब एक्यूट केसेस होते हैं। टोटल के टोटल केसेस क्या, एक्यूट इलनेस है, और जिनमें एक्यूट इलनेस होगी उनमें जो सब क्लिनिकल केस नहीं पाए जाएंगे, यानी कैरियर स्टेट नहीं पाई जाएगी। तो कैरियर स्टेट नहीं है, दैट मीन्स कि आइसबर्ग फिनोमेना की जरूरत नहीं है, सब सिम्टम्स वाले केसेस है, इनको डायरेक्ट ट्रीट करना है। ये ऐसी डिजीजेज हैं जो आइसबर्ग फिनोमेना को शो नहीं, अदरवाइज जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो इस आइसबर्ग फिनोमेना को तो शो करेंगी ही करेंगी, और खासतौर से उन डिजीजेज में जिनमें क्रोनिक कैरियर स्टेट है। क्रोनिक कैरियर स्टेट जिन डिजीजेज में पाई जाती है वो इस आइसबर्ग फिनोमेना को जरूर शो करेंगे, लेकिन जिसमें क्रोनिक कैरियर स्टेट नहीं है, सिर्फ एक्यूट स्टेज में ही मैनिफेस्ट करती है डिजीजेज, वो आइसबर्ग फिनोमेना नहीं बताएंगी। और टोटल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो इसको फॉलो करती हैं, आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज को। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब आइए, एक इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट बनती है, लोग बनाते हैं, इसमें 2-3 लाइन है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। पहली बात तो ये कि इसमें टोटल 4 लाइनें होती हैं। ठीक, इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट 2। पहले पार्ट में 3 लाइन होती है, दूसरे पार्ट में 1 लाइन होती है। उसी पे आपको जो डेथ है उसके सब काजेज, डायरेक्ट काज जिसने डेथ को काज किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट काज कौन सा, सेकेंडरी काज कौन सा था, वो आपको लिखना होता है। इस तरीके से 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में 3 लाइन होती है, लाइन 1A 1B 1C। हाँ, और इसके बाद पार्ट 2 में लाइन 2 होती है, सिर्फ एक ही लाइन होती है जिसको लाइन 2 का नाम दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जो है कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, या अगर किसी ने आपसे कहा कि इसको आप फिल करिए, कैसे करेंगे। मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, किसी को डायबिटीज मिलाइटस थी, डिजीज है क्या, डायबिटीज मिलाइटस है, और उसकी डेथ हो गई। अब डायबिटीज मिलाइटस के कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होने चाहिए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और इस डायबिटिक नेफ्रोपैथी के नतीजे में क्या हो सकता है, रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर हो सकता है। ये हो गई। अगर कोई ये पूछे कि इसमें अंडरलाइंग काज क्या है, अगर किसी की रीनल फेल्योर से डेथ हो रही है, रीनल फेल्योर से डेथ हो गई किसी की, और हमें उसकी पास्ट हिस्ट्री पता है, ये पता है कि ये डायबिटिक पेशेंट था, तो कोई पूछे कि इसमें मेन काज क्या है, अंडरलाइंग काज क्या है इसकी डेथ का, तो वो हो जाएगा डायबिटीज मिलाइटस, ये मेन काज हो जाएगा। एंटीसीडेंट या अंडरलाइंग काज, ये मेन अंडरलाइंग काज है, ये अंडरलाइंग काज, इसने क्या किया, डायबिटीज मिलाइटस ने क्या किया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी काज कर दी, ये इसका अंडरलाइंग काज होगा। और डायरेक्ट या जो मेन काज है, जो डायरेक्ट काज है, जो लीड कर रहा है डेथ की तरफ, वो रीनल फेल्योर है। वो किस पे लिखेंगे आप, लाइन 1A पे, डिजीज आर कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, दैट इज रिटन ऑन लाइन 1A। और वो चीज अगर यहाँ से आप उठाएंगे तो वो रीनल फेल्योर हो जाएगा। उसके बाद अंडरलाइन काज कौन सा था, डायबिटिक नेफ्रोपैथी थी, जिसके नतीजे में रीनल फेल्योर हुआ था, तो ये लाइन 1B पे लिखा जाएगा। और जो मेन काज था, जो इन सब की जड़ है, वो क्या है, डायबिटीज मिलाइटस है। ये सबसे मेन अंडरलाइन काज जो होगा वो डायबिटीज मिलाइटस है, लाइन 1C पे इसको नोट किया जाता है। पार्ट 2 जो लाइन 2 है, ये भी है, इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट कंडीशन है जो डेथ को कंट्रीब्यूट तो कर रही है, लेकिन डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं कर रही है। लाइक हम डायबिटीज मिलाइटस की बात करते हैं, कोई पेशेंट था डायबिटीज मिलाइटस में, वैसे भी इन जनरल एक कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन का डेवलप हो ही जाता है, और नहीं भी हुआ तो अलग से हो सकता है उसको हाइपरटेंशन रहा हो,
हाइपरटेंशन क्या करता है, ये जो नेफ्रोपैथी है ना इसको इंक्रीज कर देता है, नेफ्रोपैथी को इंक्रीज, यानी किडनी और जल्दी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है हाइपरटेंशन, ये और उसकी जो डेथ है उसमें और कंट्रीब्यूट करे जल्दी से डेथ हो जाए। तो इसको लाइन 2 पे लिखते हैं, सिग्निफिकेंट कंडीशन तो है लेकिन डायरेक्टली हाइपरटेंशन जो है वो रीनल फेल्योर नहीं कर सकता। अगर हाइपरटेंशन मेन काज में आप लेके आएंगे अंडरलाइन काज में, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट काज होगा वो इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग होगी। क्योंकि अगर किसी का बहुत ज्यादा रेज्ड ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग करेगा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज करेगा, उससे डेथ होगी। तो हाइपरटेंशन यहाँ पे सेकेंडरी काज में पार्ट 2 में आएगा, लाइन 2 में। अब दो दो क्वेश्चन यहाँ से आमतौर से इन जनरल बनते हैं। एक तो यही बन सकता है कि अगर मान लीजिए ये 3-4 कंडीशन आपको दे दी गई कि कोई पेशेंट था डायबिटिक, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई और रीनल फेलियर हो गया और वो पाया गया कि उसको हाइपरटेंशन भी था और उसकी डेथ हो गई, तो अब उसमें ये पूछ सकता है कि इसका मेन अंडरलाइन काज क्या था। मेन अंडरलाइन काज क्या, डायबिटीज मेलाइटस है, और वो किस लाइन पे लिखा जाएगा, लाइन 1C, लाइन 1C पे लिखा जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो एक टर्म आता है, इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। इस पूरे डेथ सर्टिफिकेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, तो वो यही जो रेड से है इसी को हम इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं। इसको जो मेन अंडरलाइन काज वाला इसी को हम कहते हैं इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। अब यहाँ से कोई पूछे इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट में इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट क्या है, तो लाइन 1C, लाइन 1C ये क्या है, इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या होगी इन चारों लाइंस में से, इस इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट की जो 4 लाइन है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी होगी। तो जाहिर सी बात है जो इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट है इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं, और मेन अंडरलाइन काज भी आप यहीं पे नोट कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी यही होती है, लाइन 1C। ठीक, लाइन 1C ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी हो जाती है। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 तरीके का होता है, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अलग अलग तरीके से इनके इंटरवेंशन है जिनके नतीजे में बीमारी से बचना, या अगर बीमारी हो गई है तो उससे कितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए, यही सबका मोटो है, सबका मकसद है। तो प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यहाँ पे ना तो डिजीज एजेंट है ना तो डिजीज कॉजेटिव फैक्टर्स अभी डेवलप हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है इसमें, इस प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में, कि जो रिस्क फैक्टर है उनका इमरजेंस होने भी ना दें। रिस्क फैक्टर का जो इमरजेंस है उसको कम्युनिटी में हम डेवलप ही ना होने दें। अब मान लीजिए इन जनरल में बात करूं, कोई 7-8 साल का लड़का है, 7-8 साल का लड़का है, अभी उसे कुछ नहीं पता है, उसे अभी कुछ नहीं पता है, कोई आदत नहीं है उसकी, लेकिन आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी का जो ट्रेंड है हमारी कम्युनिटी का वो ये है कि लोग क्या करते हैं, बच्चों को पैसा दिया, जाओ बेटा बाहर से खा लो, जंक फूड वो ज्यादा खाएगा। आप अभी सोच रहे हैं जंक फूड वो ज्यादा खाएगा, गलत लोगों के साथ रहेगा, सिगरेट स्मोकिंग करना शुरू कर देगा या कोई और स्मोकिंग करेगा। इसके अलावा मोबाइल इसके हाथ में पकड़ा दिएगा, आउटडोर जो इसकी एक्टिविटी होगी वो एकदम खत्म हो गई। तो क्या हुआ, तीनों चीज हो गई, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा स्मोकिंग करेगा आगे चल के हो सकता है। तो ये इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, इन्हीं को कि वो फिजिकल एक्सरसाइज भी करे, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल ना करे, इसके अलावा वो स्मोकिंग ना करे और फिजिकल एक्सरसाइज में भी वो पार्टिसिपेट करे, यानी जो आउटडोर गेम्स है उसको वो खेले। तो इन चीजों के लिए जब हम ये चीजें किसको कहेंगे, बच्चे को पकड़ के कहेंगे या बच्चे के माँ बाप को बताएंगे। बच्चे के माँ बाप को क्या बताएंगे, देखिए भाई साहब या बहन जी, अपने बच्चे को ज्यादा कोशिश करिए घर का खाना खिलाइए, सादा खाना हो, बैलेंस डाइट उसमें बता दीजिए कि ये हो। और बच्चे को पकड़ के हम क्या कहेंगे, बेटा बाहर का खाना नहीं खाना है, वो खुला होता है, उसमें ये होता है, थोड़ा सा कुछ देर के लिए खेल लिया कर। उसकी माँ से कहेंगे मोबाइल कम से कम दीजिए, ज्यादा देर तक यूज ना करने पाए, इसको आउटडोर गेम्स के लिए आप भेजिए खेले। तो क्या हुआ कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी ड्यूटी लग गई किसी कॉलेज या स्कूल में कि वहां पे 300 350 बच्चे हैं, आप उनको हेल्थ की अवेयरनेस देंगे, उनको बताएंगे कैसे कैसे उन्हें हेल्दी लाइफ जीनी है। तो अब आप गए उस 40 लोगों को यही बात हम बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 40 लोगों को ये बात बता रहे हैं। तो इंडिविजुअल एजुकेशन था, अब मास लेवल एजुकेशन हो गया। क्यों, क्योंकि पर क्लास मान लीजिए अगर 40 स्टूडेंट हैं,
आप 2 घंटे में आपने 5 क्लास विजिट की, 200 स्टूडेंट्स को आपने एक ही चीज बताई, ये क्या हुआ? ये मास एजुकेशन हो गया। क्या हो गया? मास एजुकेशन। तो इसमें जो होता है प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, इसका जो मोड ऑफ इंटरवेंशन होता है, एक तो इंडिविजुअल एजुकेशन है, दूसरा क्या है? मास एजुकेशन। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, ना तो कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ किसी को दिया जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? लोगों को अवेयर करा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाउ टू लीड ए हेल्दी लाइफ। ये होता है प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी या डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन कंट्रीज और पॉपुलेशन ग्रुप्स इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। यहाँ पे अभी अपीयरेंस नहीं हुआ है, हमको यहीं पे रोक देना है कि आगे वो अपीयर ना होने पाए। उसके लिए क्या करना है? पकड़ पकड़ के एक एक लोग को आप बताएंगे, या 25-50 लोगों की कहीं पे भीड़ है, जमा है, आप वहां पे खड़े हो गए, आप बताने लगे देखो भाई हेल्दी लाइफ जीना है तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, स्मोकिंग से भी दूर रहना, जंक फूड से जितना ज्यादा हो सके दूर रहें, स्ट्रेस ना लें। ये सारी चीजें क्या होगी? हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। ये नहीं करोगे और ये करना है, उसके साथ हम ये भी बता रहे एजुकेशन, इसमें जो हुआ एजुकेशन, एजुकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हो जाता है प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। और ये कहा जाता है, एक लाइन लिख के दी जाती है बुक में कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सबसे बेस्ट लेवल का प्रिवेंशन जो होता है वो प्राइमोर्डियल लेवल प्रिवेंशन होता है। मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या? स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए प्रिवेंशन के लिए प्राइमोर्डियल लेवल का जो प्रिवेंशन होता है वो सबसे बेस्ट माना गया है। अब इसके बाद आता है प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन मतलब ये है कि जो डिजीज एजेंट है, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो सराउंडिंग में मौजूद है। वो क्या है? सराउंडिंग में मौजूद है, आसपास मौजूद है, लेकिन अभी उसने बॉडी में एंट्री नहीं ली है, डिजीज काज नहीं किया, लेकिन हमारे आसपास अब वो पैदा हो चुके हैं, हमारे आसपास पाए जा रहे हैं। प्राइमोर्डियल में हम क्या देख रहे हैं? देखिए अभी वो पैदा भी नहीं हुए और हम क्या कर रहे हैं? हम पैदा भी नहीं होने दे रहे हैं उनको। ये प्राइमोर्डियल था। प्राइमरी में क्या है कि अब हमारी सराउंडिंग में वो रिस्क फैक्टर जो है वो मौजूद है, रिस्क फैक्टर वो मौजूद है। मैं एक सिंगल सा एग्जांपल दूं, बहुत कॉमन सा होता है, हर कोई एक्सपीरियंस करता है। इस वक्त अब ये मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे क्या मॉस्किटोज, मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, अब धीरे धीरे सबको काटना शुरू करेंगे। तो क्या हुआ? सराउंडिंग में मच्छर मौजूद है। अब वो हो सकता है कि वो एडीज हो, क्यूलेक्स हो या मानसोनिया हो, किसी का भी हो सकता है। वो ये आपको अलग अलग डिजीज भी काज कर देगा। तो करना क्या? हमें मच्छर से बचना है। आसपास मौजूद है, हम एक एक मच्छर को पकड़ के नहीं मार सकते, एक एक मॉस्किटो को किल करना पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने आप को बचाएंगे कि मच्छर का एक्सेस हमारे पास तक ना हो सके। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप रूम में, लिविंग रूम है, तो वहां पे ऑल आउट लगा दिया आपने, चल रहा है, मच्छर आपसे दूर है। और सिंगल पर्सन है, सोने के लिए गया है, उसने क्या किया? बेड नेट आते हैं जिनको मच्छरदानी कहा जाता है इन जनरल, बेड नेट्स, उसका यूज कर लिया। तो क्या हुआ? बेड नेट्स आपने लगाया, आप सेफ तो हो गए, लेकिन उस बेड नेट के चारों तरफ आप देखेंगे कि पूरे रूम में इन जनरल मॉस्किटोज हैं, मौजूद हैं, लेकिन आपने खुद को बचा लिया उसके अंदर जाके। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। क्या हो गया? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया। अब भारत सरकार क्या कर रही है? मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रहे हैं मलेरिया के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसने क्या किया? जितने न्यूज चैनल थे सबको कह दिया कि भाई रोज 10 मिनट आपको ये बताना है कि लोगों को अब ओवरहेड टैंक्स या कूलर में जो पानी है कितने दिन पे उनको बदलना है, या पानी में क्या क्या चीजें मिलानी है जिससे जो ब्रीडिंग हो रही है मच्छरों की उस पर रोक लगाई जा सके, उस पर क्या किया जाए? रोक लगाई जा सके ब्रीडिंग के लिए। और लोगों से ये बताया जाए, अवेयर किया जाए लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कि अगर मच्छर काट रहा है तो उससे ये डिजीज हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है? मच्छरों से बचना है। दूसरी चीज, अक्सर हर गली कूचे में आप देखते हो, गली कूचे सॉरी, सड़कों के आसपास लाउड स्पीकर लगा रहता है, खासतौर से जहां पे ट्रैफिक लाइट होती है, कि हेलमेट का हमेशा यूज करें। जब भी बाइक पे निकले आप हेलमेट लगा के निकले, उससे एक्सीडेंट में आप बच सकते हैं। ये वो तो क्या वो प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो आप माइनर से एक्सीडेंट्स में आपको कुछ भी नहीं हो सकता। इवन वैसे सबसे फैटल इंजरी जो होती है हेड इंजरी होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, तो अगर हेलमेट लगा लिया तो बच सकता है वो। तो क्या किया जा रहा है? हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है। हेल्थ को क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि पानी को ढक कर रखें, पानी को ढक कर रखें। जो आप राइस यूज कर रहे हैं उसको पार बॉईल करें, फुल्ली बॉईल ना करें,
जिससे थायमिन कंटेंट उसका बचा रहेगा, तो थायमिन लॉस नहीं होगा। तो हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है इन तरीकों से। तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, इसका जो मोड ऑफ इंटरवेंशन होता है वो हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो रहा है। अभी इसको देखते हैं। इसकी एक डिफिनीशन ये है, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट ए डिजीज विल अकर। मान लीजिए एक्शन टेकन टू द प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ, प्रायर मतलब पहले होता है, ऑनसेट ऑफ द डिजीज यानी डिजीज के ऑनसेट से पहले आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया, ऐसे मीजर कर लिया आपने, ऐसा काम कर लिया कि वो डिजीज आप तक नहीं पहुंच, वो डिजीज एजेंट जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, बेड नेट्स का, या मॉस्किटो ऑल आउट जो भी आपने लगा दिया मच्छरों के लिए किसी भी ब्रांड का। तो क्या वो मच्छर तो है आसपास सराउंडिंग में, लेकिन अब वो बाइट नहीं कर पा रहा। जब बाइट नहीं कर पा रहा तो वो डिजीज आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो आपने ऐसे स्टेप्स ले लिया मीजल, ये प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्ट। हेल्थ प्रमोशन के बारे में मैंने ढेर सारी चीजें बताई। हाँ, पानी को उबाल कर ढक कर पिए। हाँ, ज़्यादा देर तक खाने को बाहर ना रखें, ओपन ना रखें, खाने को भी ढक कर रखा जाए। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन होता है, वो भी क्या है, वो हेल्थ प्रमोशन का एक हिस्सा है। चावल को कैसे उबालना है, कितनी देर तक उबालना है, पार बॉइलिंग जो हम कहते हैं राइस के लिए, क्यों, क्योंकि थायमिन कंटेंट जो होता है उसका लॉस हो जाता है अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा बॉईल कर दिया तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो भी होंगी ये किस में आएंगी, हेल्थ प्रमोशन में आएंगी। इसके अलावा मैंने अभी बताया हेलमेट का इस्तेमाल। हेलमेट क्यों पहन रहे हैं, हेड इंजरी से बचने के लिए, हेड इंजरी से बचने के लिए, यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम ले रहे हैं। हमने बेड नेट का यूज किया मच्छरों से बचने के लिए, मच्छर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनसे बचने के लिए। इसके अलावा कंट्रासेप्टिव का यूज जो भी कर रहे हैं, किसी भी टाइप का कंट्रासेप्टिव अगर कोई यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एसटीडीज से बचने के लिए कर रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए कर रहा है। इसके अलावा जो भी फूड फोर्टिफिकेशन होता है, फूड फोर्टिफिकेशन जो भी होते हैं, लाइक आयोडाइज्ड साल्ट है। आयोडाइज्ड साल्ट का मतलब क्या है, आयोडीन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए नमक में आयोडीन मिला के हाउस होल्ड लेवल पे वो दिया जा रहा है। अब ये कंपलसरी है कि जो भी नमक मार्केट में आएगा उसमें आयोडाइजेशन होना जरूरी है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि स्पेसिफिकली हमको क्या, ग्वाइटर से बचाने के लिए आयोडीन मिला के नमक में दिया जा रहा है हमारे लिए। ये क्या, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि स्पेसिफिक डिजीज से बचाने के लिए। इसी तरीके से जो वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं, हर डिजीज की अपनी सिंगल अलग अलग वैक्सीन, ये नहीं कि एक ही वैक्सीन है वो हर डिजीज में रामबाण है, ऐसा तो है नहीं कि आपने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एक बार लगा ली तो आप जितनी भी डिजीज है सबसे बचे रहेंगे, या कलरा की वैक्सीन लग गई अब कोई भी डायरियल डिजीज नहीं हो सकती, ऐसा नामुमकिन है। तो जो एक ही पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर आप इंटरवेंशन ले रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो होता है वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। अब जब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज हम पढ़ते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में दो फेज होते हैं, एक होता है प्री पैथोजेनेसिस फेज और एक होता है पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज की जो डिफिनीशन है वो यही सेम है जो अभी मैंने बताया कि जो कॉजेटिव एजेंट है डिजीज का वो सराउंडिंग्स में मौजूद है लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर अभी उसने एंट्री नहीं ली है, उसी को कहा जाता है प्री पैथोजेनेसिस फेज। और जैसे ही कॉजेटिव एजेंट ने, रिस्क फैक्टर ने ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री ले ली, अब वो पैथोजेनेसिस फेज हो जाता है। ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के दो फेज होते हैं बेसिक। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है कि ऑनसेट ऑफ द डिजीज, उससे पहले हमें रोकना है, पॉजिटिव एजेंट मौजूद है, और वही सेम कंडीशन किस में हो रही है, प्री पैथोजेनेसिस फेज में हो रही है। तो अगर कोई ये पूछे कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो किस फेज ऑफ डिजीज से, पैथोजेनेसिस से रिलेट करता है, तो प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन जो है वो रिलेटेबल है किससे, प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द डिजीज से। ठीक, ये क्लियर है। क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं इसको थोड़ा सा। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ना सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसमें ये होता है कि जो डिजीज एजेंट है, जो कॉजेटिव एजेंट है, जो रिस्क फैक्टर है किसी भी डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज का, वो अब उसने होस्ट के अंदर एंट्री ले ली है। मान लीजिए मैं होस्ट हूँ, अब मेरे अंदर कॉजेटिव एजेंट आ चुका है ट्यूबरकुलोसिस का या किसी भी बीमारी का। अब क्या होगा, मेरे अंदर डिजीज डेवलप होगी, डिजीज डेवलप होगी तो वो कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती है, या तो फिर मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि मैं बच जाऊं, सही हो जाऊं, या फिर ऐसा भी हो सकता है इम्यूनिटी वीक थी, उसने कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर दिया, या तीसरी कंडीशन ये भी है कि डेथ हो सकती है। तीनों कंडीशन हो सकती है, इनमें से कोई सा भी आउटकम हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिजीज एजेंट तो एंट्री ले चुका है,
अर्ली डायग्नोसिस करानी है हमें, अपनी अर्ली डायग्नोसिस करनी है और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी फौरन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जो भी उसका रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, दीज आर द टू मोड ऑफ इंटरवेंशन इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एक्शन विच प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज इन इट्स इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। मतलब इनिशियल स्टेज में जैसे ही एंट्री ले ली, एक दो सिम्टम भी आ गया, फौरन हमने उसकी डायग्नोसिस कराई इन्वेस्टिगेशन के जरिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, जो भी उसका रिकमेंडेड ट्रीटमेंट था, जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी थी वो शुरू कर दिया हमने। तो उससे क्या होगा कि जो लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज है, एडवांस स्टेज है, वहां जाने से पहले ही हमने डिजीज को हाल्ट कर दिया, रोक दिया, तो जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने थे शायद उससे हम बच जाएं। ये हो गया एक चीज। मोड ऑफ इंटरवेंशन इसका क्या, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये दो इसके क्या है, मोड ऑफ इंटरवेंशन हो जाते हैं। अब जो एक चीज आती है, क्वेश्चन में कभी हो सकता है पूछा जाए कि नेशनल गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के जो ज्यादातर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो इसी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे ऑपरेट करते हैं। किस पे ऑपरेट करते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे। चारों लेवल का प्रिवेंशन है, लेकिन ज्यादातर यूजुअली जितने भी गवर्नमेंट लेवल के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे ऑपरेट करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजुअली ऑपरेट्स एट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, इसमें जो मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं वो एवरी फोर्टनाइटली, हर 14 दिन के बाद वो डोर टू डोर जाके पूछते हैं बाकायदा कि इस घर में फीवर का कोई केस है या नहीं है। अगर फीवर का केस है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें मलेरिया को डायग्नोज करना है, मलेरिया को डायग्नोज करना है। फीवर का केस मिलेगा, फौरन उसका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेके फिर उसकी स्लाइड बनाई जाएगी, थिक फिल्म थिन फिल्म टू डिटेक्ट प्लाज्मोडियम। हाँ, वो बात की बात। इसके अलावा फौरन ही फीवर का केस है, उसको प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन, याद रखिएगा मलेरिया के केस में कोई ये पूछे कि मलेरिया का प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, ये मान के प्रिज्यूम कर लिया उसने कि इसको बुखार है तो हो सकता है मलेरिया का ही हो, तो वहां पे क्लोरोक्विन दे दी जाती है। जो वो हेल्थ वर्कर है वो उस फीवर के पेशेंट को क्लोरोक्विन दे देगा एज ए प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट। बाद में स्लाइड आएगी, उससे जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट फिर होता रहेगा, लेकिन इनिशियली फीवर का केस है, उसका ब्लड सैंपल लेने के बाद एज ए प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन दे दी जाती है इस प्रोग्राम के अंडर में। ये तो हो गई। तो यहाँ पे क्या करना था हमें, ये देखना बुखार है तो उसके मलेरिया को देखना था, उसकी अर्ली डायग्नोसिस और उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना था। यही मोड ऑफ इंटरवेंशन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। और ये एक लाइन याद रखिएगा, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से ज्यादातर वो इसी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे ऑपरेट करते हैं, चलते हैं। फिर आता है टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन। टर्शियरी मतलब एंड स्टेज डिजीज, डिजीज प्रोग्रेस कर गई, अपने इनिशियल स्टेज से बहुत आगे निकल गई, बहुत ज्यादा। लाइक लेप्रोसी की बात कर लीजिए, लेप्रोसी में जो होता है अब वो लेप्रोमेटस लेप्रोसी से आगे निकल गई। उसके 4-5 स्टेज होते हैं, बॉर्डर लाइन होता है, इंडिटर्मिनेट होता है, ट्यूबरकुलाइड होता है, लेप्रोमेटस होता है और प्योर न्यूराइटिक टाइप होता है। प्योर न्यूराइटिक टाइप और लेप्रोमेटस, लेप्रोमेटस सबसे खतरनाक क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है एक दूसरे से उसी स्टेज में फैलाता है, लेकिन जो न्यूराइटिक टाइप होता है उसमें नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, नर्व की थिकनिंग जो होती है वो इसी न्यूराइटिक टाइप में होती है। तो एंड स्टेज की तरफ ना जाके अगर इसमें भी एक ऑप्शन बचता है ट्रीटमेंट के लिए, वो ये है कि पेशेंट की डेथ ना होने पाए, बल्कि हम उसकी डिसेबिलिटी को कितना ज्यादा लिमिट कर सकते हैं, लिमिट कर दें। तो इसका जो मोड ऑफ इंटरवेंशन दिया जाता है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, यानी जो डिसेबिलिटी हो सकती है कॉम्प्लिकेशन से बहुत ज्यादा, उसको अर्ली स्टेज पे ही रोक दिया जाए, डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा ना होने दी जाए, और उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। रिहेबिलिटेट का मतलब ये है कि एक पर्सन जो किसी, मान लीजिए किसी का पैर टूट गया, अगर वो नॉर्मल होता तो वो दौड़ लेता, चल लेता, स्टेयर्स भी चढ़ लेता, तो पैर टूट गया तो अब वो चढ़ फिर नहीं पाएगा। तो ऐसे में उसकी जो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाता है, खासतौर से हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा स्लोपिंग स्टेयर्स बनाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, व्हील चेयर को फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक आप लेके चले जाइए आसानी के साथ। वो क्या हुआ, वो रिहेबिलिटेशन का एक पार्ट है। इसी तरीके से स्कूल में मान लीजिए कोई एक ऐसा था, अब जैसे पीडब्ल्यूडी कोटा है, पीडब्ल्यूडी कोटा है हर जगह ना, विकलांग है, हाथ या पैर किसी चीज से माजूर, मान लीजिए पैर से है,
तो उनके लिए क्या है, स्लोप वाली स्टेयर बनाई जाती है हर जगह पे, ताकि वो पैर उठा के ना, बल्कि वो सीधे चलते रहें, अगर चल पा रहे हैं तो वैसे आसानी के साथ गुजर जाएंगे। तो ये क्या होता है, इसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। और डिसेबिलिटी लिमिटेशन में मान लीजिए किसी को पोलियो हो गई थी, किसी को पोलियो हो गई थी, और हमें पता है कि इसको लोअर मोटर पोलियो क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, तो पैरालिसिस होनी है। पैरालिसिस होगी, यूनिलैटरल पैरालिसिस होती है, हमेशा याद रखिएगा लोअर लिम्ब से स्टार्ट होती है पोलियो की। तो क्या करना है, अगर आपने फिजियोथेरेपी कर दी तो हो सकता है उसकी मसल वेस्टिंग को आप एक हद तक रोक सकते हैं। बहुत मसल वेस्टिंग होती है, पैरालिसिस हो रही, मसल वेस्टिंग होगी, लेकिन अगर फिजियोथेरेपी टाइम से कर दी जाए, एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी अगर कर दी जाए उस अफेक्टेड लिम्ब की, तो हो सकता है कि उसमें पैरालिसिस तो हो जाएगी, लेकिन मसल वेस्टिंग जो होगी उसको आप रोक ले जाएंगे। तो इसको कहते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर मान लीजिए हमने उसकी मसल पैरालिसिस हो गई थी लेकिन हमने मसल वेस्टिंग को रोक लिया, तो अक्सर पोलियो के केस बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्या घुटनों पे सहारा दे के बिना किसी बैसाखी के भी चल लेते हैं, यानी उनमें वेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो क्रचेस लेके चलते हैं, दोनों तरफ उनको बैसाखी की जरूरत पड़ती है, कुछ को सिंगल हाथ में बैसाखी की जरूरत पड़ती है। तो इसी को क्या है, डिसेबिलिटी आप कितना हद तक लिमिट कर सकते हैं उसकी। ये इसके दो मोड ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। और खास तौर से अब देखिए जो क्या है, इंटरवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस फेज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज मैंने बताया, एक प्री पैथोजेनेसिस फेज होता है, एक पैथोजेनेसिस फेज होता है। पैथोजेनेसिस फेज को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अर्ली पैथोजेनेसिस एंड लेट। अर्ली पैथोजेनेसिस क्या था, वही सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो था, मतलब जो डिजीज एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है, वो बॉडी में एंटर हो चुका है, डिजीज काज कर दिया उसने। अब क्या करना है आपको, वहां पे तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना था। और अगर वहां नहीं कर पाए, चूक हो गई, डायग्नोसिस नहीं बन पाई, ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, तो डिजीज अब क्या करेगी, अर्ली स्टेज से बहुत आगे एडवांस कर चुकी है। अब उसका कोई ना कोई आउटकम निकलना है, चाहे डेथ हो, कॉम्प्लिकेशन हो, या सही भी हो सकता है। तो ये सारे हैं। तो ऐसे में जो लेट पैथोजेनेसिस फेज, इसी को कहते हैं जब डिजीज अर्ली स्टेज से आगे चलेगी। तो यहाँ पे अगर कोई इंटरवेंशन हो रहा है तो वो कौन सा हो रहा है, यही टर्शियरी लेवल का हो रहा है। तो लेट पैथोजेनेसिस फेज में जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन होगा। अब मोड ऑफ इंटरवेंशन इसका क्या है, एक तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। अब इसको अभी देखते हैं, ये आगे एक स्लाइड है, इसको देखना जरूरी है, कुछ लोगों ने देखी भी है और जो नहीं देखे हैं वो देख लें। जैसे मान लीजिए इन जनरल किसी को एक्सीडेंट हो गया, मैं ही जा रहा था, मेरी बाइक ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया। अब इस एक्सीडेंट को आप मान लीजिए कि ये एक बीमारी हो गई, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो टूट फूट होगी, टूट फूट तो होगी, कुछ ना कुछ चोट लगेगी। तो जो नॉर्मल फंक्शन था मेरा वो हैम्पर कर जाएगा, जरूर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत कमी तो आ जाएगी, हल्की फुल्की भी चोट आएगी। अगर मस्कुलोस्केलेटल पेन भी होगा तो कुछ देर के लिए जो मोबिलिटी होगी वो थोड़ी सी रुक जाएगी। तो एक्सीडेंट को अगर हम डिजीज मान लें, डिजीज ने क्या किया, जो नॉर्मल फंक्शनिंग था किसी पर्सन का उसको इसने इम्पेयर कर दिया, हैम्पर कर दिया। अब मान लीजिए एक्सीडेंट बहुत तगड़ा था, पैर चला गया, पैर चला गया, क्या हुआ, इसको हम कहेंगे इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इसको नाम दे देंगे, लॉस ऑफ फुट को। इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं, लॉस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ फुट। अब यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो इम्पेयरमेंट को कहते हैं, और यहाँ पे इम्पेयरमेंट किस शक्ल में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ फुट। पैर कट गया, पैर क्या हुआ हमारा, काट दिया गया, इम्पेयरमेंट हो गई। हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो नॉर्मल था वो चला गया, इसको हमने इम्पेयरमेंट का नाम दे दिया। अब पैर कट गया तो जाहिर सी बात है नॉर्मली मैं चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, कभी नहीं चल सकता। तो अब मैं नहीं चल पा रहा हूँ, ये हो जाएगी डिसेबिलिटी। देखिए इन्हीं दोनों डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलना मतलब अपना यूजुअल वर्क, जो नॉर्मल वर्क कर सकता था इंसान अगर उसका हाथ या पैर मौजूद होता, अब वो नहीं कर पा रहा है, इसको कहा जाता है डिसेबिलिटी। मतलब अब वो डिसेबल्ड है उस काम को करने के लिए। अनेबल या डिसेबल दोनों सेम सिनोनिम्स एक दूसरे के। तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैर कट चुका था, तो अब इम्पेयरमेंट के बाद जो टर्म आता है वो डिसेबिलिटी है, ना चल पाना। वॉकिंग क्या मेरी डेली की नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी थी वॉकिंग, अब वो हैम्पर कर गई, अब नहीं हो पा रही क्योंकि मेरा पैर कट चुका है, ये डिसेबिलिटी हो गई। अब उस डिसेबिलिटी के नतीजे में मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, कंपनी में मैं जॉब कर, मेरा पैर कट गया, चलना फिरना मेरा मुश्किल हो गया, कंपनी ने कहा भाई साहब आप घर बैठ जाइए, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने हमें घर बैठा दिया। तो अब मेरी जो जॉब थी वो चली गई, दैट मीन्स कि मैं अनएम्प्लॉयड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में मैं आ गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आ गया तो इसको कहा जाता है हैंडीकैप। क्यों,
क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉयड होता तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का पेट भर सकता था उस अपनी अर्निंग से, उस सैलरी से। तो मेरे साथ साथ क्या हुआ, मेरे पूरा परिवार सफर कर रहा है। मेरी जो नॉर्मल अर्निंग थी अब वो नहीं हो पा रही है। तो जो लॉस ऑफ जॉब है ये हो जाती है हैंडीकैप। अनएम्प्लॉयमेंट या लॉस ऑफ जॉब जो है इसको हम कहते हैं हैंडीकैप। इस हैंडीकैप के नतीजे में क्या हुआ कि अब वो जो सोसाइटी में उसका रोल था, मेरे फैमिली में मेरा जो रोल था, मान लीजिए मैं एक अर्निंग पर्सन था अपनी फैमिली का, किसी हादसे में मेरा पैर चला गया, मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ, घर पे बैठ गया, तो अब मैं अपनी फैमिली के लिए क्या हो गया, एक बोझ हो गया। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है, यानी हैंडीकैप वाला जो पार्ट होता है, ये सबसे दिक्कत वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि वो अब इमोशनली, फिजिकली तो वो चला ही गया, अब मेंटली, सोशली, इमोशनली ये भी डैमेज हो रहा है उस पर्सन का पर्टिकुलर। तो इसी चीज को रोकने के लिए एटलीस्ट मेंटली और वो इमोशनली वो सही रहे, डिसेबिलिटी को क्या किया जाता है, लिमिट किया जाता है, और साथ में रिहेबिलिटेट किया जाता है। रिहेबिलिटेट का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट एक ऑप्टिमम लेवल पे वो अपनी नॉर्मल लाइफ को वो पर्सन आसानी के साथ गुजार ले, इसी को कहा जाता है रिहेबिलिटेशन। अब यहाँ पे हैंडीकैप हो गया, इसमें रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे रिहेबिलिटेशन? तो वर्क फ्रॉम होम एक चीज है। फील्ड वर्क कर रहा था, आपने उसको थोड़ी सी फॉर्मल ट्रेनिंग देके कंप्यूटर पे बैठा दिया कि अब तुम्हें कंप्यूटर वर्क करना है, वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, कंप्यूटर वर्क करना है। या फिर डिसेबिलिटी हो गई थी, चल नहीं पा रहा था, यहाँ पे हमने डिसेबिलिटी लिमिट करने के लिए क्या दी, इसको क्रचेस दे दी, बैसाखी दे दी, भाई साहब तुम बैसाखी के जरिए किसी तरीके से यहाँ कंपनी तक आ सकते हो तो आ जाना। कंपनी तक वो आ रहा है तो वहां पे अब उसको फील्ड वर्क ना देके ऑफिस वर्क दे दिया गया। तो क्या किया गया, ये रिहेबिलिटेशन का पार्ट। एटलीस्ट वो, मान लीजिए उतनी सैलरी नहीं मिली, कुछ सैलरी मिल रही है, वो अर्निंग अभी भी कर रहा है, किसी और पे वो बोझ नहीं बना है, तो इसको कहा जाता है रिहेबिलिटेशन। और ये जो टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन था, ये इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन में क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। ये बताइए, कोई डाउट? कोई परेशानी या कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है। ठीक, क्लियर है ना? यस सर। चलिए, ये तो हो गया, इसको हमने डिजीज और इम्पेयरमेंट हैंडीकैप ले लिया। अब इसके बाद एक चीज होती है, जब डिजीज होती है तो डिजीज का एक पैटर्न होता है हर डिजीज का। कोई डिजीज होती है हर महीने होती है, अकरेंस होता रहता है। कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो 8-10 साल में एक बार आती है फिर गायब हो जाती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का केस है, कभी कभार होता है, पैंडेमिक में आता है वो। तो जो अकरेंस होता है, जो इनका टाइम फ्रेम है, इस तरीके का टाइम पीरियड है डिजीजेस का अलग अलग होता है। किसी की बहुत शार्ट फ्रिक्वेंसी पे होती है, मतलब हर हफ्ते होने लगता है वो, या हर महीने होने लगता है। कुछ सीजनल वेरिएशन के साथ होते हैं, कुछ बहुत लॉन्ग टर्म 10-20 साल पे बदलते हैं। तो जो फ्लक्चुएशंस होता है, जो टाइम पीरियड होता है डिजीज का, उनको हमने नाम दिया क्या, फ्लक्चुएशन। क्या नाम दिया हमने, फ्लक्चुएशंस। अब ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं डिजीज के लिए, को अलग अलग बांटा गया। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो है वो होता है एपिडेमिक, उसको कहते हैं। इसके अलावा एक होता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, जिसको सेकुलर ट्रेंड कहते हैं। इसके अलावा एक पीरियाडिक फ्लक्चुएशन होता है। 3 टाइप का बेसिक जो है वो फ्लक्चुएशन होता है, यानी जो टाइम पीरियड होता है। देखिए, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपने यही पूछा कि हैंडीकैप कांट बी रिहेबिलिटेट, हैंडीकैप को ही तो रिहेबिलिटेट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, मेरी जॉब चली गई, मेरा पैर कट गया था, लेकिन हमारी कंपनी वाले अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप अपने घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर वर्क करिए, ऑफिस मत आइए, हम आपकी जॉब नहीं खा रहे, आपकी जॉब खत्म नहीं होने दे रहे। दैट मीन्स क्या, ये एक पार्ट हो गया रिहेबिलिटेशन का, कि मेरी जो अर्निंग थी वो अभी भी बरकरार है, मौजूद है, मैं अपने घर पे अपनी फैमिली पे बोझ नहीं बनाऊं। अगर अर्निंग का सोर्स मौजूद है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई है, तो उसी को हमने रिहेबिलिटेशन का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, रिहेबिलिटेशन का नाम दे दिया। इसके अलावा जैसे डिसेबिलिटी लिमिटेशन की बात होती है ना, डिसेबिलिटी, पोलियो के केस में मैंने क्या कहा, फिजियोथेरेपी कराई है, आप मसल वेस्टिंग को रोक सकते हैं। अब मान लीजिए पैर चला गया था, चल नहीं पा रहा हूँ, बैसाखी से लेगा तो हाथ भी उसका दोनों इन्वॉल्व होगा, तो सिंथेटिक जो होते हैं पैर अब आने लगे, प्लास्टिक के पैर, प्लास्टिक के हाथ आते हैं ना, आदमी लगा के कुछ हद तक वो नॉर्मल चल फिर सकता है। ये क्या हुई, ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन है। ये क्या है, ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन था।
अब आइए फ्लक्चुएशन की बात, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि कोई डिजीज है, किसी किसी सोसाइटी में हर साल 8-10 केसेस उसके आ रहे हैं। मान लीजिए पिछले 3-4 साल हमने देखा तो हर साल ये पाया कि 8 से 10 केसेस कालरा के आ रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट एक पूरी लोकेलिटी, एक पूरा गांव है, वहां पे 8 से 10 केसेस हर साल कालरा के आ रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि भाई फरवरी महीने में ही 15-20 केस आ गए, सिर्फ फरवरी महीने में अगले साल। पिछले 5 साल में सही था, 8-10 केस आ रहे थे, ट्रीट हो रहे थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन 2025 में क्या हो गया कि सिर्फ फरवरी के महीने में ही 25 केस आ गए। 8-10 नॉर्मल थे, नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी थी, और एक ही महीने में क्या हो गया, 25 केस आ गए। तो क्या हुआ कि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से बहुत ज्यादा केस आ गया। कब आ गया, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। टाइम फ्रेम कितना है, टाइम पीरियड कितना है, बहुत छोटा सा है, विद इन मंथ। नंबर ऑफ केसेस जो है, जो एवरेज आ रहे थे सालाना, उससे डबल टाइम एक्सीड कर गया, ज्यादा हो गया। तो इसको हमने क्या कहा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। इसी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को एपिडेमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिडेमिक्स कहा जाता है। ये अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। अब नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी की बात हम करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपने एक चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने नाम दे दिया 2020 का, यहाँ पे 21, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23। ठीक, अब यहाँ पे क्या, 10 केसेस, 20 केसेस, 30 केसेस, 40 केसेस किसी डिजीज का आप देख रहे थे। 2020 में कितना आया, 12 केस आया। ठीक, 2020 में 12 आया, और 2021 में हो सकता है कि 10 ही केस आए। हाँ, फिर अगले साल क्या हुआ, 12 केस आ गए। लेकिन 2023 में सिर्फ अभी जो मान लीजिए मार्च या फेब का महीना था, और इसी महीने में नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 40 आ गए। सिर्फ अभी 3 महीने के अंदर नंबर ऑफ केसेस जो आ गए वो कितने आ गए, 40 आ गए। दैट मीन्स क्या, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी हर साल थी कितनी थी, 10 से 12 थी। 2020 में कितने केस आए, 12 आए। 2021 में 10 आए। 2022 में फिर आए 12। यानी जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी थी, नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी हम पिछले 3 से 5 साल के एवरेज केस देखते हैं नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी में। तो इससे क्लियरली क्या हो गया, अब यहाँ पे जो है 40 केस आ गए 2 महीने में। दैट मीन्स की जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी थी उससे कई गुना ज्यादा एक्सीड कर गया विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में। तो इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या एपिडेमिक किसी को कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है कैसे निकालते हैं हम, पिछले 3 से 5 साल का डेटा निकालेंगे वहां का कि एवरेज नंबर ऑफ केसेस कितने आते थे। अगर उससे एक्सीड कर रहा है तो वो एपिडेमिक हो जाएगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में आएगा। अब एक चीज आती है, मान लीजिए किसी डिजीज में, किसी किसी पॉपुलेशन में या किसी कम्युनिटी में जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी थी किसी डिजीज की वो 0 थी। नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी क्या थी, 0 थी। एक भी केस वहां पे नहीं हो रहा था, कभी भी नहीं हो रहा था, और अचानक से 2025 में पहला केस आ गया उस डिजीज का। नाउ अब ये जो पहला केस है ये उस लोकेलिटी के लिए क्या होगा, एपिडेमिक हो जाएगा। उस लोकेलिटी के लिए एपिडेमिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी क्या है, 0 है। किसी भी पॉपुलेशन में कोई नई डिजीज अगर पैदा हो रही है तो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी क्योंकि 0 थी, तो इसलिए वो एक सिंगल केस भी, इवन ए सिंगल केस भी, उसको हम क्या कहेंगे, एपिडेमिक कहेंगे। उसको हम एपिडेमिक कह रहे हैं, सिंगल केस को भी। इसके अलावा कोई डिजीज थी लाइक इंडिया से, देखिए स्क्रीन तो स्टेटिक है, और हो सकता है मे बी आपका नेटवर्क इशू हो, अदरवाइज यहाँ पे सही चल रही है स्क्रीन। किसी और के में भी ऐसा है कि स्क्रीन बार बार मूव हो रही है, नहीं सर। स्टेटिक स्क्रीन है। ठीक, तो अब बात हम कर रहे थे कि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी अगर 0 है तो एक सिंगल केस भी है तो उसको हम एपिडेमिक का दर्जा दे देंगे कि एपिडेमिक हो रही। कोई डिजीज से हमने इरेडिक, मान लीजिए स्मॉल पॉक्स अभी क्या इरेडिकेटेड है, अब क्या होगा 2-4-10 साल में किसी एक दुनिया के किसी कोने पे एक सिंगल केस भी अगर स्मॉल पॉक्स का आ गया तो वो उस जगह के लिए, उस पॉपुलेशन के लिए स्मॉल पॉक्स का सिंगल केस भी क्या हो जाएगा, एपिडेमिक हो जाएगा। यानी रीअकरेंस ऑफ एन एलिमिनेटेड या इरेडिकेटेड डिजीज इन पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि वहां अब नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी क्या थी, 0 थी। अब नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 थी, जैसे ही पहला केस आएगा वो अब एपिडेमिक हो जाएगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में ये आ जाता है। सेकंड जो आता है पीरियाडिक फ्लक्चुएशन। पीरियाडिक फ्लक्चुएशन इसमें 2 टाइप का होता है, साइक्लिकल ट्रेंड होता है और सीजनल ट्रेंड होता है। उसको देखिए, सीजनल ट्रेंड का मतलब क्या है कि डिजीज का फ्लक्चुएशन या अकरेंस ऑफ द डिजीज जो है
वो सीजनल वेरिएशन के तहत अलग अलग सीजन में, मान लीजिए कोई डिजीज है लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये विंटर्स में कॉमन है, हर साल विंटर में इसके नंबर ऑफ केसेस जो है बहुत ज्यादा आएंगे। नॉर्मल हालात में एक दो आएंगे, तीन चार आएंगे, लेकिन विंटर्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। इसी तरीके से जीआईटी इन्फेक्शन जो होते हैं वो समर्स में सबसे ज्यादा होते हैं। और मीजल्स जो होता है आमतौर से ये कहा जाता है कि अर्ली स्प्रिंग में मीजल्स के केस पाए जा सकते, लेकिन मीजल्स यहाँ पे सीजनल ट्रेंड में अभी है, लेकिन पीरियाडिक उसमें भी आता है, साइक्लिकल ट्रेंड में भी आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये अर्ली स्प्रिंग है ये हर अर्ली स्प्रिंग में नहीं आता, 2 से 3 4 साल बाद ये आएगा, अल्टरनेट करके आता है, लाइक साइक्लिकल ट्रेंड है। अकरेंस ऑफ ए डिजीज इन साइकिल्स स्प्रेड ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अब वो कुछ दिन की भी हो सकती है, कुछ हफ्ते की भी हो सकती है, कुछ महीने की, या इवन कुछ साल की भी हो सकती है। लाइक मीजल्स की बात मैंने की थी, अर्ली स्प्रिंग में तो होता है, सीजनल ट्रेंड हो गया, लेकिन हर 2 से 3 साल के बाद अर्ली स्प्रिंग में होगा, तो 2 से 3 साल क्या हुआ, एक गैप हो गया, तो ये हो जाएगा साइक्लिकल ट्रेंड में भी ये आ जाता है। इसके अलावा रूबेला का जो इंसिडेंस होता है ना, 6 से 9 साल के बाद उसके फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, नंबर ऑफ केसेस एक्सीड कर जाते हैं। और इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, हर 10 से 15 साल के बाद इन्फ्लुएंजा के पैंडेमिक्स आते हैं। तो क्या हुआ, ये क्या है, ये साइक्लिकल ट्रेंड है, हर 10 साल बाद साइकिल क्या होगी, रिपीट करेगी, साइकिल रिपीट, किसी की 10 साल पे कर रही है, किसी की 6 साल पे कर रही है, किसी की 3 साल पे कर रही है, तो ये एक साइकिलिक। और सीजनल ट्रेंड का मतलब क्या, सीजन वही विंटर्स है, समर्स है, रेनी सीजन है। स्किन इन्फेक्शन सबसे ज्यादा रेनी सीजन में होते हैं, हर साल होते हैं, तो ये सीजनल ट्रेंड में, इसको पीरियाडिक फ्लक्चुएशन कहते हैं। अब एक लास्ट इसी का है, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, जिसको सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। अब इसमें एक खास बात ये है, किसी डिजीज का इंसिडेंस या तो वो अपराइट में जाएगा ऊपर की तरफ, या यहीं से वो डिक्लाइन करता हुआ चला जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसमें देखिए इस तरीके से फ्लक्चुएशन नहीं होता कि कभी 12 केस आ गए, कभी 9 केस आ गए, उसके बाद कभी 8 केस भी आ गए, तो 8 से अचानक कितने हो गए, 18 केस हो गए, ये नहीं होगा, इस तरीके से ये पैटर्न नहीं बनता इसमें। इसमें क्या होगा, स्टैटिक पैटर्न होगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन है डिजीज के इंसिडेंस का, यानी डिजीज बढ़ रही है, तो वो बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, और अगर घटना शुरू हो गई तो उसको घटना ही है, ऊपर नहीं जाना है। तो ये जो दो तरीके होते हैं, या तो ऊपर की तरफ जाए या तो नीचे की तरफ जाए, एक ही डायरेक्शन में चलना है। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि जो डिजीज ट्रेंड है, डिजीज के अकरेंस का ट्रेंड जो है, वो सिंगल डायरेक्शन में चलना चाहिए, बाई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, अप डाउन वाला काम नहीं, या तो अप हो या तो डाउन हो, एक बार में एक ही काम होना है। और इसकी जो साइकिल होती है ये डिकेड्स में चलती है, 10 से 20 साल, 25 साल, 30 साल का वेरिएशन आपको देखना पड़ेगा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल दो होती हैं, एक तो जितने भी इन्फेक्शस डिजीज थी, इन्फेक्शंस जो थे ज्यादातर अब क्या हो रहे, धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं कम्युनिटी से। अब एक तो सैनिटरी मेजर्स भी अच्छे हो गए हैं, दूसरे वैक्सीन जो ज्यादातर जो बच्चों में डिजीज हो रही थी उसके लिए पोटेंट वैक्सीन डेवलप हो गई, तो अब उन डिजीजेस का इंसिडेंस कम है। जैसे पोलियो का पिछले 4-5 सालों में एक भी केस नहीं आया, 2014 के बाद से शायद एक भी केस नहीं आया पोलियो का इंडिया में। हाँ, इसके अलावा क्या है, मलेरिया के केसेस बहुत कम हो गए, मोर्टिलिटी भी कम हो गई है, और स्मॉल पॉक्स इराडिकेट हो गई, चिकन पॉक्स भी रेयरली अब होता है, हर किसी को नहीं होता है, मीजल्स वगैरह कहाँ होते हैं। हाँ? तो क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन डिजीज थी, अब उनके अलग अलग मीजर्स के नतीजे में क्या हुआ, इनका ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे, मान लीजिए ये 1980 की बात कर लीजिए, उस वक्त पीक पे था ये इन्फेक्शस डिजीज, और अभी की बात अगर हम कर रहे हैं तो जो इन्फेक्शन डिजीज का ट्रेंड है वो बहुत डिक्लाइन कर गया है, बहुत रेयरली कोई डिजीज हो रही है जो एपिडेमिक का काम कर ले, या बहुत ज्यादा किसी सोसाइटी में इक्का दुक्का केस मिल रहे हैं। लेकिन यहीं पे 1980 में आप ले लीजिए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को या लाइफ स्टाइल डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड, ये सब डिजीजेस जो 1980 में लोग जानते भी ना रहे होंगे ढंग से, अमीरों की बीमारी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है कि अब ये आम पॉपुलेशन में भी ये डिजीज धीरे धीरे होने लगी है, बहुत ज्यादा। अब डायबिटीज मेलाइटस इस वक्त मैं तो कह रहा हूँ कि हर मोहल्ले में 2-4 लोग डायबिटिक मिल जाएंगे और हाइपरटेंसिव भी मिल जाएंगे। क्या हुआ कि धीरे धीरे अभी 2024-25 मान लीजिए चल रहा है, अब इसका ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और कहा यह भी गया था कि 2025 तक इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में तो सबके बाप हो ही रहे हैं, अब डायबिटिक कैपिटल भी 2025 तक इंडिया हो जाएगा, इतना ज्यादा डायबिटीज के केसेस हमारे यहाँ पाए जाएंगे। तो क्या हुआ, इसका ग्राफ क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है डायबिटीज का। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन
या सेक्युलर ट्रेंड। कम से कम 20-25 साल का डेटा आपको देखना पड़ेगा, और कभी भी इसमें इसमें वेव्स नहीं बनेंगी। इसका अगर ग्राफ आप तैयार करेंगे तो इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि ग्राफ कैसा होगा, ऐसे जाएगा लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन में। देखिएगा, implies changes in occurrence of a disease progressively increase or decrease over a long period of time, generally several year or decade। दहाइयां लगती हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, और एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा, चाहे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एक ही डायरेक्शन में इसको होना है, तब हम लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन मानेंगे। और कम्युनिकेबल डिजीज की मैं बात कर रहा था, पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ये क्या है, इनके धीरे धीरे केसेस जो पिछले 10-20 सालों में आप देखेंगे इंडिया में बहुत तेजी के साथ कम हो गए, डिक्लाइन हो गया इनका, एक ही डायरेक्शन में आया। उसी के साथ साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये क्या कर रही है, ये पिछले 10-20 सालों में इनका जो ग्राफ है ये जस्ट अपोजिट भाग रहा है ऊपर की तरफ, एक डिक्लाइन हो रही है, एक बढ़ रही है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए इन डिजीजेस के बारे में अगर बात होगी तो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन की बात होगी, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन की बात होगी इसमें। ठीक है, ये डिजीज का अक्रेंस था, इसका फ्लक्चुएशन था। अभी ऐसा नहीं है, इसको आगे अभी फिर पढ़ना है, जब हम एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जरूर देखना है इन चीजों को। लेकिन ये जनरल ओवरव्यू था कि डिजीज के अक्रेंस में टाइम का क्या रोल होता है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, ये इस हेडिंग के अंडर में ही आते हैं फ्लक्चुएशन।